माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल हो। लेकिन इसमें हम फोकस कर रहे हैं कि समय चूक गया, पर यहाँ पे हम कह रहे हैं कि वेट कर लीजिए तभी होगा, अपनी मेहनत करो। ये कॉन्ट्राडिक्टरी है दोनों। का वर्षा जब कृषि सुखानी, का होए बाद पुनी पछतानी। खेती सूखने के बाद बारिश हो भी गई तो अब उसका कुछ बनने वाला नहीं है। कि हम मोटिवेट हो तो जाते हैं पर मोटिवेट रहते नहीं है ज्यादा देर तक। हमने मोटिवेशन से ना एक्सपेक्टेशन गलत पाल रखी है जी। मोटिवेशन वो पहली लाइन है, अगर वो पहली लाइन आपको मिल गई ना तो आप अपनी कामयाबी का निबंध निकलेंगे बहुत। और अगर आपको वो पहली लाइन नहीं मिली ना जिंदगी में तो वो निबंध रखा रह जाएगा, वो टैलेंट रखा रह जाएगा। आप प्रकृति में एक काम तो बताइए जो एक बार करने के बाद दोबारा ना करना पड़ता हो। जैसे आपने बोला कि थॉट्स हम चेंज नहीं कर सकते, हम वर्ड्स अपने बदल कर अब थॉट्स पे प्रभाव कर सकते हैं, उससे हमारा लाइफ परिवर्तित हो सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि पावरफुल बोलो, पॉजिटिव बोलो, पवित्र बोलो जी। तो ऐसे ही मैं एक सेशन में बोल रहा था, पावरफुल बोलिए, पॉजिटिव बोलिए, पवित्र बोलिए। एक साहब खड़े होके बोले, अरे सर ये तो सब बोलने की बात नहीं, बोलने से क्या होता है। मैंने कहा और भाई नालायक बदतमीज क्या हाल है तुम्हारे? बोले ये क्या बदतमीजी, आपने ऐसे कैसे बोल दिया? मैंने कहा भाई साहब बोला ही तो है, बोलने से क्या होता है। कैसे हम अपने नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं? तुम्हारे बड़ा सोचने पर, तुम्हारे पॉजिटिव सोचने पर, तुम्हारे बड़ा टारगेट लेने पर जो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं वो तुम्हारे दोस्त क्यों? इस नौकर की सबसे बड़ी खूबी ये है कि जो मालिक के मुंह से निकल गया वो उसे सत्य सिद्ध करके दिखाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है मेरा मालिक झूठा साबित ना हो जाए। पावर ऑफ वर्ड्स और मैनिफेस्टेशन में क्या रिलेशन है? वक्त बर्बाद करने वालों को वक्त बर्बाद करके छोड़ेगा और उसको हालात नहीं छोड़ेंगे, खुद को हालात में जो छोड़ेगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पॉडकास्ट आशुतोष के नए एपिसोड में। आज के बेहतरीन एपिसोड में मैं आप सभी का बहुत ही खास तरीके से स्वागत करता हूं, क्योंकि एक चीज इमेजिन करते हैं, ये पूरा यूनिवर्स इमेजिन करिए। इस पूरे यूनिवर्स में असंख्य जीवात्माएं हैं और उन सभी जीवात्माओं में सिर्फ आप और हम यानी कि ह्यूमंस, सिर्फ ह्यूमंस ही चेतना संपन्न हैं। हम लोग सपने देखते हैं और उन सपनों को साकार करने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं। लेकिन इन सभी जीवात्माओं में, इन सभी ह्यूमंस में, आप में, मुझ में कुछ चीजें कॉमन हैं। क्या है वो चीजें? सक्सेस, डिमोटिवेशन, फेलियर, मोटिवेशन। ये सारी चीजें ऐसे टर्म्स हैं जो आप में, मुझ में, मेरी टीम जो यहाँ बैठी है उनमें, हमारे गेस्ट में, इन सारी चीजों में, इन सभी प्राणियों में वो चीजें कॉमन हैं। बहुत भयानक हो गया ना, बहुत हैवी टर्म्स है। तो इन्हीं सारी चीजों को सरलता पूर्वक आप सभी तक पहुंचाने के लिए हमारे दरमियान एक बहुत ही शानदार व्यक्तित्व मौजूद हैं और उनका परिचय आप सभी से करवाते हुए मैं एक चीज कहता हूं कि इनसे बात करने के बाद, इनकी बातें सुनने के बाद, जितनी ही विषमताएं, जितनी ही डिफिकल्ट चीजें आपको ये सारे कॉन्सेप्ट लगते हैं, उतनी ही सरलता और इन सब को लेके आपकी जो कॉन्सेप्चुअलाइजेशन है वो बहुत ही ईजी हो जाएगी और आप इन चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज हमारे गेस्ट का स्वागत करता हूँ। आज अमर चौधरी सर हमारे बीच मौजूद हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम बहुत ही लकी हैं कि आप हमारे बीच आज हमारे बातचीत में जुड़े हमारे साथ। आशुतोष भाई, मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और यकीन जानिए, मुझसे भी कोई अगर मेरा खुद का परिचय देने के लिए कहे तो इतना बेहतर परिचय तो मैं खुद भी नहीं दे पाऊंगा। इस परिचय के लिए मैं आपका दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। क्या शानदार तरीके से आपने इंट्रोड्यूस किया। सर का परिचय जितना दे उतना ही कम है। सर के बारे में आप लोगों को एक छोटी सी चीज मैं और बता दूं कि सर पिछले दशक से कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स, पर्सनल डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और जितने आप और मेरे जैसे जितने लोग हैं उन सभी का मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो सर इतना सारा काम, इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं और इतनी सरलता के साथ, क्योंकि जितना बड़ा व्यक्तित्व आप हैं और आपसे बातचीत करने के बाद मुझे समझ में आ गया कि उतने ही सरल आपका स्वभाव है। सर ऐसा कैसे है? आशुतोष भाई, सरलता जो है ना, मुश्किल, मुझे ऐसा लगता है दुनिया में बड़ा बनने से ज्यादा मुश्किल है बड़ा बने रहना। नफस में उतरना कमाल होता है, नफस में बिखरना कमाल होता है और बुलंदियों पर पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है। तो ये जो आप सरलता की बात कर रहे हैं ना, जब हमको सरल होना पड़ेगा, बड़ा बनना है, विनम्र, तो मैं कहता हूँ विनम्रता उसका पहला पायदान है। अगर आप विनम्र नहीं होते, चलिए एक बात मैं आपसे पूछता हूँ, मनुष्य का जब जन्म होता है तो जीभ पहले आती है या दांत? जीभ। और पहले टूटते क्या है? दांत। कारण? क्योंकि दांत बड़े कठोर हैं, जीभ बड़ी लचीली है।
बड़ी सरल है, लचीली है तो बच गई, कठोर थे तो टूट गई। आपने सुना होगा ना वो कि आपने अखबार में पढ़ते होंगे या कभी आपने रील्स वगैरह में सुना होगा कि बहुत तेज तूफान आया और सैकड़ों पेड़ टूट गए। कभी सुना है कि 2-4 किलो घास भी टूट गई? नहीं। तो पेड़ ही क्यों टूटते हैं, ये घास क्यों नहीं टूटती? आप दोनों में अंतर जानते हैं? पेड़ में एक शब्द आता है तना, तन के खड़ा हुआ है, टूट गया। घास लचीली थी, बच गई। और मैं तो अक्सर लोगों से कहता हूं कि मेरी नहीं तो भगवान की मान लीजिए, विनम्र इसलिए भी बने रहिए कि भगवान को भी पसंद न थी सख्ती जुबान में, इसलिए तो पैदा ना की हड्डी जुबान में, वरना भगवान ही हमें हड्डी दे के भेजते ना। तो विनम्र जितना बना रहे मेरी नजर में तो, और मेरा व्यक्तिगत तौर पे आप, क्योंकि जिस अंदाज में आपने परिचय दिया है, तो इस बात को मैं जरूर जिक्र करना चाहूंगा कि कभी आप पहाड़ पे चढ़े होंगे, ऊंचाइयों पे जाने की मुझे लगता है जो पहली शर्त है, कभी आप पहाड़ पे चढ़े हो तो मुझे बताइएगा उस समय हमारे यहाँ पॉस्चर कैसा होता है, बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है जब हम थोड़े से झुके हुए होते हैं, और जब नीचे उतर रहे होते हैं तो तने हुए उतर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि जब आप अकड़ के चलने लगे, तन के चलने लगे, तो समझ जाइएगा आप नीचे उतर रहे हैं जी। अच्छा, आपने इस बात में मुझे बड़ा अच्छा एक बात याद आ गई। हम लोग एक कॉमन लाइन बोलते हैं, कई बार आपने सुना होगा, अरे यार वो गाली गलौच पर उतर आया, वो हाथापाई पर उतर आया, वो बदतमीजी पर उतर आया। तीनों केसेज में नोटिस कीजिए वो उतर रहा है जी, चढ़ा कहीं नहीं है, तरक्की नहीं करी है उसने। तो मैं तो कहता हूँ जब आप बदतमीजी से बोलने लगे, आप जब हाथापाई करने लगे, आप गुस्सा करने लगे, तो आप समझ जाइएगा आप उतर रहे हैं दुनिया की नजरों से, अपने करियर से और इंसानियत के मयार से। तो मुझे ये मानना है मेरा कि विनम्र बने रहिए। और वैसे भी कबीरदास जी से किसी ने पूछा था कि आप नीचे क्यों बैठते हैं, जमीन पर बैठते थे वो, तो किसी ने पूछ लिया जी आप जमीन पर नीचे क्यों बैठते हैं जी? बोला इससे नीचे गिरने का डर नहीं रहता। तो सबसे बड़ी खूबी है। और मेरी जो एक जीवन में एक घटना घटी और मैं उसका जिक्र आपसे करना चाहूंगा कि विनम्र इसलिए भी बना रही है। कई बार हम सामने वालों से बदतमीजी करते हैं, सामने वालों से गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं, सामने वाले से एटीट्यूड में बात करते हैं, मुझे लगता है हमने सामने वाले का परिचय दिया है जी। मेरा ये मानना है कि तू जो ये बदजुबान बोलता है तो नहीं तेरा खानदान, तो उस समय हम उसके खानदान का परिचय नहीं दे रहे होते जी, हम अपने पर खानदान का परिचय दे रहे होते हैं। और मुझे अपने खानदान से बहुत प्यार है, उसकी इज्जत बहुत करता हूँ, तो मैं इसलिए विनम्र रहता हूँ कि लोगों को लगे बढ़िया खानदान से है। शबीना अदीब जी एक बहुत ही बेहतरीन शायरा है, उन्होंने भी एक अपना गजल लिखा था कि तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नहीं है। उन्होंने भी लिखा ये शेर, मुझे अभी आपकी बातों से याद आया। जरा अभी तकल्लुफ है गुफ्तगू, आपने याद दिला दिया तो मुझे याद आ गया। अभी तकल्लुफ है गुफ्तगू में, अभी ये उल्फत नहीं है। और जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना जी। तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नहीं है। बिल्कुल। मुझे लगता है अभी हमारे दर्शकों को इतना तो पता लग गया होगा कि क्यों मैंने बोला कि हमारे बीच आज एक शानदार व्यक्तित्व मौजूद है। तो सर जो व्यक्तित्व होता है ना उसकी खुशबू आ जाती है। तो आपके इस इंट्रोडक्शन में अक्सर ये कहा जाता है कि मोटिव एक्शनल स्पीकर हैं। जी। मोटिवेशनल स्पीकर का मार्केट चल रहा है पूरा सर, लेकिन इस बीच में अगर ये टर्म आता है मोटिव एक्शनल स्पीकर, सर मैं जानना चाहूंगा कि एक्चुअली में ये टर्म क्या है, ये टर्मिनोलॉजी कैसे है? आशुतोष भाई आपने सवाल बहुत अच्छा पूछा। मतलब आई मस्ट से वन थिंग, आपने जो पॉडकास्ट का स्टार्ट किया, शुरुआत की, वो बड़ी शानदार की आपने। बड़े हंसते हुए लोग पॉडकास्टर कब मिलते हैं मुझे, तो बहुत बहुत शुक्रिया। बेसिकली जब मैंने अपना करियर शुरू किया तो मैं कई लोगों से मिलता था, तो मैं पूछता था मोटिवेशनल स्पीकर से कि हम लोग करते क्या है जी। तो सब बोलते थे कि हम लोगों को जागरूक करते हैं। ठीक है। तो मैं कहता हूँ मुझे तो शब्द पे ही ऐतराज है। हाँ? देखिए जागरूक शब्द कहता है जाग और रुक, तो मैं कहता हूँ जब इसको जागने के बाद रुकवाना ही था तो इसे सोले नहीं देते, इसकी नींद ही पूरी हो जाती। तो मैंने सोचा कि मैं इन लोगों को जाग रुक नहीं करूंगा, मैं जाग चल करूंगा। जब आप जाग गए तो अब क्या लीजिए, चलो एक्शन। तो इसलिए मेरा नाम पड़ा मोटिव एक्शनल स्पीकर। और इत्तेफाक देखिए कि जब आप एक्शनल लिखते हैं तो उसमें एसी आता है एंड दैट बिकम्स अमर चौधरी। तो शायद ईश्वर की भी इच्छा थी कि मैं मोटिव एक्शनल स्पीकर बनूं, तो यहाँ से मेरा करियर शुरू हुआ। सर एक्चुअली सभी में देखा गया कि जनरली जो इंसान है, हमारी जो धारणा है वो ये रहता है कि हमको सक्सेसफुल होना है। बिल्कुल। और आजकल एक टर्म बहुत चल रहा है कि सक्सेस करने के लिए हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा हमको। तो मुझे इसके ऊपर थोड़ी क्लैरिटी मुझे और मेरे दर्शकों को चाहिए कि स्मार्ट वर्क या हार्ड वर्क।
आपने, आई मस्ट से वन थिंग आशुतोष सर, मैं फिर दोबारा कहूंगा इस सवाल को उठा के, मैं व्यक्तिगत तौर पे मैं चाह रहा था कि इस तरह का सवाल हो। आपने एक वर्ड और यूज किया, क्लैरिटी। एक्चुअली एक तो मैं इस विषय पर आने से पहले इस क्लैरिटी विषय पर आता हूँ जी। आपको मालूम है इस दुनिया की हम सब लोगों की सबसे बड़ी समस्या क्या है? हमें क्लैरिटी नहीं है, किसी भी विषय पर क्लैरिटी नहीं है। और मैं ये मानता हूँ क्लैरिटी इज पावर। क्लैरिटी इज पावर। हाँ, ताकत क्लैरिटी में। ये भी बता दूं मैं आपको, क्लैरिटी मिल जाती है तो इंसान की जिंदगी में क्या बदलाव आए। अच्छा एक बात बताइए, दो लोग हैं, दो लोग कार चला रहे हैं जी। एक कार को माइकल शूमाकर चला रहे हैं, इस दुनिया के सबसे बढ़िया जो फार्मूला 1 ड्राइवर है, और एक कार को मेरा भतीजा चला रहा है, तो पहले कौन पहुंच जाएगा? माइकल शूमाकर। लेकिन थोड़ा सा एक चेंज करता हूं सिनेरियो में। माइकल शूमाकर की कार का जो सामने वाला ग्लास है उस पर धुंध जमी हुई है, फॉग जमा हुआ है, और मेरे भतीजे की जो फ्रंट ग्लास है वो बिल्कुल क्लियर है। अब कौन पहुंच जाएगा? भतीजा। क्यों? माइकल शूमाकर के टैलेंट को क्या हुआ? विजन क्लियर नहीं। उसकी खूबी को क्या हुआ? विजन क्लियर। तो मैं कहता हूँ सवाल टैलेंट का नहीं है, सवाल खूबियों का नहीं है, सवाल ये क्लैरिटी है या नहीं है। इस क्लैरिटी की मैं आपको ताकत बताता हूँ। जब नरेंद्र नाम के लड़के को क्लैरिटी मिली तो स्वामी विवेकानंद बन गया। जब डाकू अंगुलीमाल को क्लैरिटी मिली तो वो रत्नाकर बन गया। जब मोहनदास करमचंद गांधी जी को क्लैरिटी मिली तो वो महात्मा गांधी बन गए, और जब सचिन तेंदुलकर को क्लैरिटी मिली तो वो गॉड ऑफ क्रिकेट बन गया। जिस दिन क्लैरिटी हमें मिल गई, अब इस हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क पे आते हैं। एक्चुअली स्मार्ट वर्क को जब कोई मुझसे बोलता है कि हार्ड वर्क नहीं करना चाहिए, स्मार्ट वर्क करना चाहिए, तो मैं पूछता हूँ ये कौन सा होता है, बताइएगा जरा। एक्चुअली हार्ड वर्क का रिप्लेसमेंट नहीं है स्मार्ट वर्क। अच्छा, स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क को रिप्लेस नहीं करता है। हार्ड वर्क का जो नेक्स्ट एक्सटेंशन है वो स्मार्ट वर्क है। मतलब आप हार्ड वर्क को स्मार्टली करें, पर ऐसा दुनिया में कोई काम नहीं है कि केवल स्मार्ट वर्क से हो जाएगा, धरती पे है ही नहीं। हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा। मैं तो कहता हूं कि मेहनत तो करनी पड़ेगी। यक्ष आसव पीते हैं, दैत्य मदरा पीते हैं, भंवरे मकरंद पीते हैं, राक्षस खून पीते हैं, मनुष्य दूध पीते हैं, और कामयाबी पसीना पीती है। आपके बस की है तो इसके बारे में सोचिए, वरना किस किस को आजमाइए, किस किस को रोइए। आराम बड़ी चीज है, मुढ़क के सोइए। पर मैं चुनौती देता हूं, अगर आप कामयाब नहीं हैं तो आप मुढ़क के सो के दिखा दीजिए। दुनिया की पड़ोसियों की तो छोड़ दो, घर वाले नहीं सोने देंगे। जब मैं ऐसी बात बोलता हूँ ना सेशंस में, सेमिनार्स में, कि मेहनत तो करनी पड़ेगी, तो लोग मुझसे पूछते हैं तो सर इसका मतलब हम जिंदगी में मजे ना लें क्या? तो मैं कहता हूँ नहीं, मैं तो आपको ये समझाने आया हूँ कि आपकी जिंदगी का मकसद ही एक होना चाहिए, मजे लेना। बस मेरा सवाल ये है कि मजे कामयाब आदमी ले सकता है, नाकामयाब आदमी? मैं आपसे कहता हूँ कि चलो मैं आपको छुट्टी दे रहा हूँ 4 दिन की, आपके घर वालों से भी बात कर ली, आपके ऑफिस वालों से भी बात कर ली, और हमने कहा जो आपको छुट्टी है जाइए और जाइए मजे लीजिए। बस आपकी जेब में पैसे नहीं है एक भी, जाइए लेके दिखाइए मुझे। आप दुकान पे पहुंचेंगे, रेस्टोरेंट में पहुंचेंगे खाना खाने, वहां कहेंगे जी खाना दे दो, वो कहेगा जी पैसे हैं जी, पैसे तो नहीं थे जी। फिर आप ऑटो वाले के पास, टैक्सी वाले के पास, वो कहेंगे जी पैसे तो नहीं थे, आधे घंटे बाद घर ही आ जाएंगे आप। तो ये हिंदी फिल्मों के डायलॉग से बचिए। कामयाब आदमी ही मजे ले सकता है। अगर सच में मजे लेना है तो कामयाब बन जाइए, और उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। अच्छा कई बात, अच्छा हमें लगता है कि मैं जब सेशंस में पूछता हूँ कि मेहनत का अपोजिट क्या है जी, क्या है मेहनत का अपोजिट? मेहनत का अपोजिट लेजीनेस हो गया या कामचोरी। कामचोरी हो गई। बहुत बढ़िया, आपने बड़ी बात कही है। अदरवाइज मेरा थोड़ा सा इसमें अलग से मानना है। ज्यादातर लोग बोलते हैं मेहनत का अपोजिट है जी आलस्य, या मेहनत का अपोजिट है आराम। मैं कहता नहीं, मेहनत का अपोजिट है मजदूरी। अच्छा, दिन नहीं है तो क्या होगा? रात होगी। रात होगी। ठंडा नहीं है तो क्या होगा? गर्म होगा। लेकिन मेहनत नहीं है तो ये मत समझिए कि मेहनत नहीं करी तो आराम है। मेहनत नहीं करी तो मजदूरी ही बचेगी। मैं हमेशा कहता हूँ सामने से एक साइकिल आ रही है मजदूरी नाम की, और आपको लग रहा है यार इससे टकरा गए तो चोट लग जाएगी, गिर पड़ेंगे, हमारे तो कोनी वोनी में चोट लग जाएगी, और आप उस मजदूरी नाम की साइकिल से बचने के लिए साइड में कूद गए। मैं कहता हूँ सामने साइड की तरफ से, सामने से मजदूरी नाम का ट्रक आ रहा है। अगर आप मेहनत की साइकिल से बच गए तो मजदूरी के ट्रक के नीचे आके मरेंगे, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मेहनत तो करनी पड़ेगी। हाँ, रिक्वेस्ट मेरी ये है कि बस टाइम पे कर लीजिए। अगर वक्त गुजर गया, का वर्षा जब कृषि सुखानी, का होए बाद पुनी पछतानी, खेती सूखने के बाद बारिश हो भी गई तो अब उसका कुछ बनने वाला नहीं है। आशुतोष सर, सारा खेल है, मेहनत तो करनी है पर टाइमिंग पे कर ली।
तो मेहनत कहलाएगी वो जी। मैं आपको पावर ऑफ टाइमिंग बताता हूँ। अब आपने इतना अच्छा सवाल पूछा है तो आप शैम्पू से नहाते होंगे जी। तो शैम्पू का पाउच आता है जी। शैम्पू के पाउच को हम ऐसे फाड़ लेते हैं यूं ही। कभी ऐसा हुआ कि जल्दबाजी में आपने एक मग्गा पानी डाल लिया हो, हाथ गीले हो गए हो, उसके बाद पाउच खोल के देखा है वो फिर कैसे खुलता है? हाथ से खुलता नहीं। फिर हम कैसे जोर लगाते हैं? फिर हम क्या करते हैं? दांत से। फिर हम लास्ट में किससे काटते हैं? कैंची से। मेरा सवाल, क्या इस 5 मिनट में आप कमजोर हो गए? क्या इस 5 मिनट में वो शैम्पू का पाउच ताकतवर हो गया? जी नहीं। क्या हुआ? वक्त गुजर गया। वक्त बर्बाद करने वालों को वक्त बर्बाद करके छोड़ेगा जी। और उसको हालात नहीं छोड़ेंगे, खुद को हालात पे जो छोड़ेगा। अगर आपने टाइमिंग वक्त गुजार दिया, हिंदी फिल्मों से मैंने एक बहुत बड़ा सबक सीखा। वो एक सीन हुआ करता था पहले 90% हिंदी फिल्मों में, किसी को गोली लग गई और उसको लेके भागे हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल में से जैसे ही लेके जाते थे ऑपरेशन थिएटर में ले जाते थे, अंदर से डॉक्टर साहब निकल कर एक डायलॉग बोलते थे, सॉरी हम इन्हें बचा नहीं सके। अगला डायलॉग क्या होता था उनका? अगर आप थोड़ी जल्दी देर पहले ले आते तो हम इन्हें बचा लेते जी। मेरा सवाल, उस आदमी को किसने मारा? लोग कहते हैं ये गोली ने, तो मैं कहता हूँ जब गोली ने मारा तो डॉक्टर साहब ये क्यों बोल रहे हैं कि थोड़ी देर पहले ले आते तो बचा लेते? गोली तो थोड़ी देर पहले भी इनके अंदर थी। इसका मतलब उन्हें गोली ने नहीं मारा, उन्हें मारा है वक्त चूक जाने ने, उन्हें मारा है वक्त निकल जाने ने। तो मैं तो लोगों से कहता हूँ देखिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। वक्त पे कर लेंगे तो कामयाब हो जाएंगे जी। नहीं तो उससे दुगनी 4 गुनी करनी पड़ेगी और अफसोस ये उसके बाद कामयाबी नहीं मिलने। सर माफ कीजिए, एक मेरा एक छोटा सा सवाल, मेरे दिमाग में ना एक दोहा आया। जी जी। हम लोग अक्सर अपनी बोलचाल में कहते हैं कि माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल हो। लेकिन इसमें हम फोकस कर रहे हैं कि समय पे कर लीजिए, समय चूक गया, पर यहाँ पे हम कह रहे हैं कि वेट कर लीजिए तभी होगा, अपनी मेहनत करो। ये कॉन्ट्राडिक्टरी है दोनों। आशुतोष भाई मैं आपकी एक चीज के लिए प्रशंसा करना चाहता हूँ कि मैं हमेशा पॉडकास्टर से उम्मीद करता हूँ कि वो बातों से बातें निकाल पाए, और जो बातों से बातें निकाल ले दैट इज कॉल्ड पॉडकास्टर। आप पॉडकास्टर नहीं, आप फोडकास्टर हैं, मतलब मैं मान गया आपको। देखिए एक्चुअली क्या होता है, हम चीजों को मैनिपुलेट करना सीख जाते हैं जी। काम आपको टाइमिंग पे करना है। चलिए एक उदाहरण देता हूँ, दही जमाने के लिए कितना समय लगता है? दही जमने के लिए 7 घंटे 6 घंटे 8 घंटे लग जाए। जावन कब लगाएंगे आप उसमें? 8 घंटे बाद नहीं, शुरुआत में। जब आपने कहा दही जमने में 8 घंटे लगते हैं, मेरा सवाल किस चीज के बाद 8 घंटे लगते हैं? जावन देने के बाद। तो जावन तो आप टाइम पे ही लगाएंगे ना सर। अब आप ये थोड़ी कह सकते हैं नहीं सर इसमें टाइम लगेगा तो हम सुबह 8 बजे लगा देंगे इसमें जावन। नहीं, आपका काम जावन लगाना है। अच्छा एक बात बताइए, दही में जावन लगाने के बाद बाकी सारी रात आपका क्या काम है? दही जमाने में आप बैठ के उसको क्या कहेंगे? जम जा। आपका काम क्या था? 8 घंटे पहले। तो आपको 8 घंटे पहले करना है, फिर दही अपने टाइम पे जमेगी। उसको क्या दीजिए? उसको समय दीजिए। दही को समय देना है, काम को समय देना है, पर आपको काम समय पर ही करना है। बेहतरीन क्लैरिटी सर। और आशुतोष भाई ये पॉइंट अलग है, लेकिन मुझे याद आ गया इसी से जुड़ा हुआ एक पॉइंट। हम लोग ना समय की कदर और वैल्यू कई बार करते नहीं। हम लेट पहुंच जाएंगे, कहीं जाना था 9 बजे पहुंचेंगे, 8 बजे 9:30 बजे पहुंचेंगे, 10 बजे ऑफिस 15-20 मिनट को तो हम गिनती में ही नहीं लेते। मैं इस विषय पर लोगों से एक बात बोलता हूँ कि आपको मुंबई जाना था जी, ट्रेन आपकी, आप दिल्ली में है, मुंबई जाना है, ठीक है। अगर लोग जो हमें सुन रहे हैं वो इस एंगल को समझ गए ना लेट होने को, मुझे पूरी उम्मीद है इस पॉडकास्ट के बाद शायद वो लेट तो नहीं होंगे। आपको मुंबई जाना है, दिल्ली से स्टेशन पर 4 बजे की ट्रेन है, आप 4:05 पर स्टेशन पहुंचते हैं, ठीक। आप कितना लेट है? 4 बजे ट्रेन है, 4:05 पर आप पहुंचते हैं, 5 मिनट लेट होंगे। नहीं सर, आप 24 घंटा लेट है। आपका काम स्टेशन पे जाना था या मुंबई जाना था? मुंबई जाना था। तो ट्रेन तो निकल गई। अब ट्रेन अगले दिन मिलेगी। और अगर आप किसी इंटरव्यू को देने जा रहे थे तो आप 7 महीने 8 महीने साल भर लेट है, जब तक दोबारा अपॉर्चुनिटी ना मिले। अगर आप किसी के बर्थडे में जा रहे थे तो आप 1 साल लेट है, क्योंकि बर्थडे तो 1 साल बाद आएगा। आप किसी की शादी में जा रहे थे तो आप तब तक लेट है जब तक वो दोबारा ना करे। अब आपके चक्कर में वो दोबारा तो करेगा नहीं। और अगर आप किसी की मैयत में जा रहे थे तो आप सारी जिंदगी लेट है। जिस दिन हम ये समझ गए कि ये 5 मिनट वो 5 मिनट नहीं है, ये 5 मिनट 50 घंटे भी हो सकते हैं, ये 500 घंटे भी हो सकते हैं, और हो सकता है वो आप जिंदगी भर के लिए जी, उस दिन हम लेट होना बंद कर देंगे। सर बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने मोटिवेट किया टू नॉट बीइंग लेट इन आवर वर्क। जी जी
सर बहुत शुक्रिया इसके लिए, और उसका जवाब जो आपने दिया ना बेहतरीन, मतलब आपका शुक्रगुजार हूँ मैं इसके लिए। तो आई होप पब्लिक को भी बहुत अच्छा लगेगा। जी जी सर एक चीज है कि इतने सारे यत्न, इतने सारी संभवताएं जो हम लगा रहे हैं वो सिर्फ इसके लिए कि हम मोटिवेट हो जाएं, ठीक है। लेकिन अक्सर होता ये है, बच्चों में भी देखें या बड़ों में भी, एडल्ट्स की बात करें या बुजुर्गों की भी बात करें, सब लोग परेशान है इस चीज से कि हम मोटिवेट हो तो जाते हैं पर मोटिवेट रहते नहीं है ज्यादा देर तक। हाँ ऐसा क्यों होता है हमारे साथ? आशुतोष भाई, ये किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर या लाइफ कोच के सामने आने वाला सबसे कॉमन और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है कि सर हम मोटिवेट हो तो जाते हैं पर मोटिवेट होते नहीं, रहते नहीं है। कोई ऐसा तरीका बताइए कि हम एक बार में परमानेंट मोटिवेटेड हो जाए। मैं कहता हूँ ये तो मैं 1 मिनट में बता दूंगा। बोले सर फिर बताइए। मैंने कहा उससे पहले बस मेरा एक छोटा सा सवाल है। बोले सर बताइए। मैंने कहा मोटिवेशन से अलग जी इस धरती पर कोई और एक काम बता दीजिए जो सिर्फ एक बार करने के बाद दोबारा ना करना पड़ता हो। जैसे आपने खाना खा लिया जी, दोबारा नहीं खाना पड़ता है। आप सो गए, दोबारा नहीं सोना पड़ता। बिल्कुल। आप नहा लिए, दोबारा नहीं नहाना पड़ता। आप पढ़ लिए, दोबारा नहीं पढ़ना पड़ता। आप जाग गए, दोबारा नहीं जागना पड़ता। मतलब आप दुनिया के सारे काम 1000 बार कर सकते हैं, 1,00,000 बार कर सकते हैं, पर आपको मोटिवेशन ही ऐसा चाहिए जो एक बार करने के बाद दोबारा ना करना पड़े। आप प्रकृति में एक काम तो बताइए जो एक बार करने के बाद दोबारा ना करना पड़ता हो। सर जैसे कोई स्किल्स हम सीखते हैं, जी जी, ड्राइविंग सीख लिया, हाँ जी, हमने स्विमिंग सीख लिया, हाँ जी, वो तो हमने एक बार सीखा। लाइक आप ड्राइविंग करने के बाद अगले दिन ड्राइविंग मत करिए, देखते हैं कैसे सीख जाएंगे आप। अच्छा, कंटिन्यूटी की आप बात कर रहे हैं। आप सीखे कैसे, आप मुझे बताइए ना, आप सीखे कैसे? क्योंकि आपने उसको लगातार किया, बार बार किया। और इसका तो उल्टा मैं दूसरी बात बोलता हूँ, अगर आपने सीख ली और उसके बाद चलाई नहीं तो सीखी क्यों? राइट, फिर तो उसका सेंस ही नहीं निकला। आप इस धरती पे कोई एक काम नहीं ढूंढ पाएंगे कि जो एक बार करने के बाद दोबारा ना करना पड़ता हो। अब सीधा सा लॉजिक बताइए, आपने सुबह ब्रेकफास्ट किया, उससे क्या मिली आपको? एनर्जी। फिर दोपहर तक जाते जाते आपको लगा कि यार अब एनर्जी कम हो रही है, तो क्या करते हैं आप? दोबारा खाना लंच करते हैं। तो मैं कहता हूँ जब आप एक बार मोटिवेट होके दोबारा पता चलता है मोटिवेशन कम हो रहा है, तो दोबारा क्यों नहीं हो जाते मोटिवेट? जब आप एक बार सुबह नहाते हैं और शाम को लगता है कि यार गंदा हो रहा हूँ, तो दोबारा क्या करते हैं आप? नहा लेते हैं ना। तो दोबारा मोटिवेट क्यों नहीं हो जाते आप? मैं कहता हूँ पिछली बार कैसे हुए थे आप? बोले सर मैंने एक वीडियो देखा था, या मैंने एक किताब पढ़ी थी, या सर मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, या सर मैं किसी से मिला था और मैं ना सर एक वीडियो देखा तो मैं 7-8 दिन मोटिवेट रहा, फिर डिमोटिवेशन होने लगा। मैंने कहा एक वीडियो आपको कितना एवरेज दे रहा है मोटिवेशन का? बोले सर 7 दिन। मैंने कहा महीने में कितने वीडियो लगे? बोले सर 4 वीडियो। साल में कितने हुए? बोले सर 48 वीडियो। 10 साल में कितने हुए? बोले सर 480 वीडियो। मान लेता हूँ अगले 50 साल और आपको, भाई कुछ उम्र तो होगी, 50 साल और मान लेता हूँ आपको जरूरत पड़ेगी जी, टोटल वीडियो लगेंगे 24,000। और इस धरती पे 24 करोड़ वीडियो अभी पड़े हुए हैं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हो जाओ ना देख देख के, कौन सी दिक्कत है? एक और बन रही है आज। एक और बन रही है आज। आप किताब पढ़ के पिछली बार कैसे मोटिवेट हुए थे? सर मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, आर्टिकल खत्म हो गया इस धरती पे, और पढ़ लो, दोबारा पढ़ लो, पर मोटिवेशन परमानेंट ही चाहिए। पता ये कैसा सवाल हुआ? मेरा एक दोस्त, अभी कुछ समय पहले की बात है, वो मेरे पास आया, रात का समय था कि अमर भाई अपनी कार दे दो। मैंने उसको दे दी। मैंने उससे पूछा पर कार तो यार तेरे पास भी है। हाँ, बोला यार मेरे पास कार तो है, पर मेरी कार में एक प्रॉब्लम है, मेरे कार की जो हेडलाइट है ना वो केवल 50 मीटर दूर का दिखाती है और मुझे 50 किलोमीटर जाना है। अब बताओ मैं कैसे जाऊं? मैंने कहा ये तो बहुत बड़ी समस्या है। अब भाई जब आप 50 मीटर आगे जाओगे तो फिर वो कहाँ दिखाने लगेगी? अगले 50 मीटर, फिर अगला 50 मीटर, फिर अगला 50। आप 5000 किलोमीटर चले जाओ, कोई फर्क पड़ता है क्या? मैं कहता हूँ आप अगर एक बार मोटिवेट होके 7 दिन चल सकते हो तो 6ठे दिन फिर मोटिवेट हो जाओ ना। डीमोटिवेशन का आशुतोष सर इस दुनिया में एक ही सॉल्यूशन है, रीमोटिवेशन। आप बार बार मोटिवेट हो जाएंगे ना अपने आप को, कर लीजिए, कौन सी दिक्कत आ रही है आपको? पर पता नहीं क्यों मोटिवेशन के नाम पे हमको परमानेंट मोटिवेशन। आप मुझसे कह रहे हैं कि सर ऐसा मोबाइल बनवा दो जो एक बार चार्ज होने के बाद डिस्चार्ज ना हो। मैं आपसे कह रहा हूँ एक चार्जर ले लो, ज्यादा चाहिए पावर बैंक ले लो, चलाइए काम। तो हम इम्प्रैक्टिकल बात ही क्यों कर रहे हैं, अव्यवहारिक बात ही क्यों कर रहे हैं? तो अगर आप परमानेंट मोटिवेटेड रहना चाहते हैं तो डिमोटिवेशन का एक ही सॉल्यूशन है, रीमोटिवेशन। इस चीज को जस्टिफाई करने के लिए मैं एक चीज आपसे और पूछता हूँ। आप कई सारे प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स देते हैं, बड़े बड़े सीईओज को ट्रेन करते हैं, वो लोग भी ट्रेनिंग के लिए आते हैं जब उनको भी जरूरत पड़ सकती है, तो जो एक आम एम्प्लॉय है, एक आम आदमी है, उसको जरूरत क्यों नहीं पड़ सकती? देखो इस पे यार अशुभ में फिर मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आपने जो उनको जरूरत पड़ सकती है उनको छोड़ो, मैं बताता हूँ किनको जरूरत पड़ सकती है।
मोटिवेशन पे हमसे एक डायलॉग बहुत बोला जाता है जी। अरे सर मोटिवेशन से कुछ नहीं होता, मोटिवेशन से क्या होता है, मोटिवेशन से कुछ नहीं होता जी। और जब कोई मुझसे ऐसा बोलता है ना तो सबसे पहले मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ, उसका आभार व्यक्त करता हूँ, आपका बहुत बहुत आभार। वो कहता है जी मतलब, मैंने कहा आपका बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप रामायण काल में नहीं हुए। बोले सर मतलब, मैंने कहा अगर आप रामायण काल में हो जाते और जब जामवंत जी हनुमान जी को मोटिवेट कर रहे थे उड़ने के लिए तो आप जामवंत जी से जाके बोलते अरे छोड़ो यार कुछ नहीं होता मोटिवेशन से, जिसे उड़ना होगा अपने आप उड़ लेगा। मैंने कहा शुक्र है आप महाभारत काल में नहीं हुए, वरना जिस समय भगवान श्री कृष्ण इस दुनिया के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर वो अर्जुन को मोटिवेट कर रहे थे तो आप तो भगवान से भी जाके बोल देते अरे भगवान छोड़ो मोटिवेशन से कुछ नहीं होता, जिसको लड़ना होगा अपने आप लड़ लेगा। मैं बता दूं मोटिवेशन से एक उड़ गया, मोटिवेशन से उड़ा जा सकता है और अपने से 100 गुना सेना से लड़ा जा सकता है। ये होता है मोटिवेशन से। और अभी आपने कही थी जब उनको जरूरत पड़ सकती है तो मैं बताता हूँ कि इनको जरूरत पड़ सकती है मोटिवेशन की। भगवान राम के सबसे अनन्य भक्त कौन, सबसे करीब कौन? हनुमान, भगवान हनुमान। और कृष्ण जी के सबसे क्लोज कौन, सबसे सखा, बहुत क्लोज? अर्जुन। दोनों को, एक को उड़ने के लिए मोटिवेशन की जरूरत पड़ी थी, एक को लड़ने के लिए। जो 24 घंटे भगवान के साथ रह रहे थे ना उनको भी मोटिवेशन की जरूरत पड़ी थी। और बड़ी बात आशुतोष भाई ये है कि राम जी ने जाके जामवंत से ये नहीं कहा कि कुछ नहीं होता मोटिवेशन से मत कर, इनको मोटिवेट खुद उड़ लेंगे। तो कृष्ण जी ने तो खैर खुद ही मोटिवेट किया अर्जुन जी को। और मैं तो कहता हूँ ऐसे लोग अगर महाभारत में पैदा हो जाते महाभारत काल में तो ये दुनिया की सर्वश्रेष्ठ महान ग्रंथ जो जीवन जीने का सबसे बड़ा रास्ता दिखाने वाला ग्रंथ है, गीता से वंचित रह जाती। तो मैं ऐसे लोगों का आभार मानता हूं कि ये लोग उस समय नहीं। एक्चुअली क्या है आशुतोष भाई, मोटिवेशन से हम लोगों की एक्सपेक्टेशन गलत है। हमने मोटिवेशन से ना एक्सपेक्टेशन गलत पाल रखी है। देखो मैं समझाता हूँ मोटिवेशन का काम। मोटिवेशन ऐसे समझो जैसे गाड़ी में चाबी, ठीक है, गाड़ी में की जो होती है ना चाबी जी। अब मुझे बताइए गाड़ी में चाबी का काम क्या है? दोनों टर्मिनल्स को जोड़ना, स्टार्ट करना। अगर हम सिंपल सरल भाषा में बात करें, गाड़ी को स्टार्ट करना। अब आप चाबी लगाकर गाड़ी स्टार्ट करने के बाद पता क्या बोल रहे हो चाबी से, अब तू ही चला के दिखा इस गाड़ी को, मैं पेट्रोल नहीं डलवाऊंगा, मैं पहिए नहीं लगाऊंगा इसमें, मैं स्टीयरिंग नहीं लगाऊंगा, इंजन नहीं लगाऊंगा, अब तू ही चला के दिखा। मैं कहता हूँ चाबी क्यों चलाएगी, राइट? अरे चाबी ने स्टार्ट कर दिया ना, तो अब मेहनत नाम का पेट्रोल डलवाओ ना इसमें। अब कम्युनिकेशन इंप्रूव करो अपनी, अब फोकस इंप्रूव करिए अपना, अब आप मेहनत करिए, जुनून लाइए अपने अंदर, बाकी चीजों से आगे बढ़ो ना। चाबी का काम तो स्टार्ट करना था जी। मोटिवेशन आशुतोष भाई याद है वो एग्जाम हॉल में हम सब ने जिंदगी में 90% लोगों ने एग्जाम हॉल में अपने पास वाले से एक लाइन बोली है कि तू बस पहली लाइन बता दे फिर तो मैं देख लूंगा, बाकी मैं देख लूंगा। और अच्छा सही बताओ जब कोई पहली लाइन बता देता था तो पूरे का पूरा निबंध लिख के आते थे या नहीं? तो मैं लोगों से कहता हूँ मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, मोटिवेशन वो पहली लाइन है। अगर वो पहली लाइन आपको मिल गई ना तो आप अपनी कामयाबी का निबंध निकलेंगे बहुत। और अगर आपको वो पहली लाइन नहीं मिली ना जिंदगी में तो वो निबंध रखा रह जाएगा, वो टैलेंट रखा रह जाएगा। तो मोटिवेशन से आपकी एक्सपेक्टेशन ही क्यों पाल रहे हो कि पूरा निबंध मोटिवेशन लिखे? मोटिवेशन पहली लाइन आपको देगा, लिखिए अपने मेहनत के दम पर, लिखिए अपने जुनून के दम पर, लिखिए अपने पैशन के दम पर। सारे काम मोटिवेशन से करवाने हैं हम लोगों को। तो मोटिवेशन आपको घर से निकालने के लिए है, मोटिवेशन आपकी शुरुआत करवाने के लिए है जी। उसके बाद आप काम करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि मोटिवेटर में बहुत ताकत होती है। आपने कोट किया हनुमान जी को, जामवंत जी को कोट किया, और वहीं पे हम रामचरितमानस की वो जो 2 पंक्तियां स्टार्टिंग में जब जहाँ पे सुंदरकांड का दृश्य है वहां पे जय गिरिचरण दई हनुमंता चलो सोगा पाताल तुरंता, तो उसमें साक्षात बोला गया कि ऐसा मोटिवेट कर दिया, मतलब जिस पर्वत पर खड़े होकर हनुमान जी ने उड़ान भरी वो पर्वत तक पाताल में चला गया, इतने वेग से वो उड़ान भरी गई थी। एक आशुतोष भाई इतनी अच्छी बात आपने मुझे रिकॉल करा दी। एक्चुअली एक टर्म है जी, लोग कहते हैं अरे मोटिवेशन से कुछ नहीं होता, इंस्पिरेशन से होता है। मैंने कहा ये इंस्पिरेशन क्या होती है? ये नया टर्म आ गया, बोले जो अंदर से आए, अंत प्रेरणा जो अंदर से आए, दैट इज कॉल्ड इंस्पिरेशन। मैंने कहा आपको कैसे पता चला इंस्पिरेशन उसको बोलते हैं जो अंदर से आए? अरे बोले सर ये तो नाम ही बता रहे हैं। आप देखो इन मतलब जो अंदर से आए जी। तो मैं ऐसे लोगों से पूछता हूँ यार इनपुट किसको बोलते हैं? जो अंदर से बाहर आए या बाहर से अंदर जाए, किसको बोलते हैं इनपुट? जो बाहर से अंदर हम फीड कर रहे हैं। इनहेल किसको बोलते हैं?
जो बाहर से अंदर हम ले रहे हैं। इनटेक किसको बोलते हैं? जो बाहर से अंदर ले तो इंस्पिरेशन उसको बोलते हैं जो बाहर से अंदर जाए। ये डायलॉग बाजी बंद कर दीजिए। और जिसको ये लगता है ना जो अंदर से आए, तो मैं बता दूं कि अंदर से 2 ही चीजें आती हैं और दुनिया की सबसे घटिया चीजें हैं दोनों। एक कार्बन डाइऑक्साइड जो लोगों को मारने के काम आती है, और दूसरे का नाम मैं लूंगा नहीं। जो भी बाहर से जाता है, मैं हमेशा कहता हूं, बल्कि इस पे तो मतलब आपने एक जो जिक्र छेड़ दिया, मैं कहता हूं हमें जो एक बहुत बड़ा मिथ, देखो ये बात गलत नहीं थी और उसकी हमें क्लैरिटी नहीं मिली जी। हमसे जितने भी आज तक हमने स्पीकर्स, जितने कोचेज, जितना आपने जितने भी डायलॉग सुने होंगे, क्या बोलते हैं वो, कहाँ से बदलो, बाहर से या अंदर से? अंदर से। और यही गड़बड़ हो गई हमारे साथ। उन्होंने गलत नहीं बोला था, पर उसको क्लैरिटी के साथ हम समझ नहीं पाए या वो समझा नहीं पाए। उदाहरण देता हूं, मैं ये कहता हूं कि बदलाव अंदर आते हैं, अंदर से नहीं आते। चेंजेस कम इनसाइड, नॉट फ्रॉम इनसाइड। उदाहरण देता हूं, आप जो भी हमें सुन रहे हैं वो किसी हॉल में या कहीं तो बैठे होंगे, हम यहाँ बैठे हैं। चलिए मैं आपसे पूछता हूँ, आपको मैं कहता हूँ इस हॉल को और ब्यूटीफाई कीजिए, और सुंदर करिए, और बेहतर बनाइए, क्या करेंगे आप? थोड़ी रोशनी कर देंगे। कहाँ से आएगी लाइटिंग? बल्ब लाएंगे, ट्यूब लाएंगे, कहाँ से आएंगे? मार्केट से, बाहर से। और बताइए क्या करेंगे? कुछ प्रॉप्स लगा लेंगे। कहाँ से आएंगे? बाहर से आएगा। फर्नीचर कहाँ से आएगा? बाहर से आएगा। टाइल्स कहाँ से आएंगे? सब बाहर। कलर कहाँ से आएंगे? चेंजेस कम इनसाइड, नॉट फ्रॉम इनसाइड। बदलाव अंदर आते हैं, बदलाव अंदर से नहीं आते। पर हमारे लोगों के साथ गड़बड़ क्या हो गई, वो अंदर ढूंढ रहे हैं। दरअसल चेंजेस कम इनसाइड, आशुतोष भाई, नॉट फ्रॉम इनसाइड। अगर हम सिर्फ ये समझ जाएं, मैं उदाहरण देके बताता हूँ। आप कार से जा रहे हैं जी, साइड में पापा जी बैठे हैं आपके, और पापा जी ने बोला बेटा कार मोड़ लो, तो आप क्या करते हैं? आप नीचे उतर के पहिए टेढ़े करके कार मोड़ देते हैं? क्या करते हैं आप? बैठे बैठे स्टीयरिंग से। क्या मोड़ते हैं? स्टीयरिंग। पर पापा जी ने क्या मोड़ने के लिए बोला था? कार। तो फिर आपने कार क्यों नहीं मोड़ी? मोड़ेगी तो स्टीयरिंग से। यस, एक्चुअली वो जो कार है ना, वो थॉट्स हैं, और जो स्टीयरिंग है वो आपके शब्द हैं। हमसे कहा जाता है थॉट्स बदलो, थॉट्स बदलो, अपना एटीट्यूड बदलो। मैं कहता हूं कोई बटन थोड़ी लगा हुआ यार कि तुमने बटन दबाया और बदल गए। मैं कहता हूं जब जब आपको कार मोड़नी हो, आप कार नहीं मोड़ पाएंगे। आपको क्या मोड़ना? स्टीयरिंग। सामने वाला कार ही बोलेगा, सामने वाला कभी नहीं बोलेगा कि स्टीयरिंग मोड़ो। ये आपको पता होना चाहिए कि कार नहीं मुड़ा करती, स्टीयरिंग मुड़ा करते हैं। कार अंदर है, थॉट्स हैं, और स्टीयरिंग वो है जो आपके हाथ में। मैं इसको ऐसे बोलता हूँ, आपके हाथ में कार है या स्टीयरिंग है? स्टीयरिंग है। तो वो काम कीजिए ना जो आपके हाथ में है, जो आपके हाथ में। थॉट्स आदमी के हाथ में ही नहीं होते। मैं ये नहीं कहता, एक्चुअली मंजिल थॉट्स ही है, बदलने थॉट्स ही है, पर मैं ये कहता हूँ थॉट्स तो मंजिल है, वो आपके हाथ में ही नहीं है जी। एक कमाल की चीज, अगर आपने आपके पॉडकास्ट में मुझे इतनी बढ़िया बात याद आ गई और आपकी वजह से मुझे याद आई, पीके मूवी देखी आपने जी? इतनी कमाल का थॉट प्रोसेस मैंने वहां से सीखा। हमसे आज तक कहा गया है चेंज योर साइकोलॉजी जी। मैं कहता हूँ नहीं, इफ यू वांट टू चेंज योर साइकोलॉजी देन चेंज योर फिजियोलॉजी। जब जब आपको अपनी साइकोलॉजी बदलनी हो, तब तब आप अपनी फिजियोलॉजी बदलिए। फिजियोलॉजी बोलते हैं बॉडी पोस्चर, बॉडी लैंग्वेज। कैसे मैं बताता हूँ, पीके मूवी में एक सीन है, मतलब मुझे ऐसा लगता है 1000 ट्रेनिंग से एक तरफ अगर कोई सीन को समझ जाए। ठीक है। पीके मूवी में एक सीन है, अनुष्का जो शर्मा है वो बड़ी उदास है, बड़ी दुखी है। उनके पापा जी ने उनसे कुछ बोल दिया जी, डांट दिया, बड़ी दुखी है, उदास है। वो आती हैं, आमिर खान बैठे हुए हैं, अनुष्का शर्मा आती हैं और आमिर खान बोलते हैं आओ डांस करते हैं। अनुष्का बोलते हैं दिमाग खराब है, पागल है, दिमाग खराब है तुम्हारा, डांस तो तब करते हैं जब हम खुश होते हैं। आमिर खान वहां एक लाइन बोलते हैं, बोले पर हमारे गोला पर तो डांस तब करते हैं जब दुखी होते हैं। और इसमें सीन आगे कुछ नहीं है, वो तो मूवी चल जाती है। पर इस सीन पर मैं रुक गया, मैंने कहा ये लाइन क्या बोली है इन्होंने? उन्होंने कहा हमारे गोला पर तो डांस तब करते हैं जब हम दुखी होते हैं, और हमारे यहाँ डांस कब किया जाता है? जब हम खुश हों। मेरा सवाल, आप खुश थे तो आपने डांस किया या आप डांस करके खुश हुए? खुश थे फिर डांस किया। तो अगर आप खुश होके मटर छील लेते तो भी ऑलरेडी क्या थे आप?
खुशी थे। तुम डांस करने से आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आ गया? आमिर खान कहते हैं कि हमारे यहाँ तो डांस तब करते हैं जब दुखी हो, ताकि तुम उठो, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज बदले, तुम वहां से हटो, तुम्हारा ध्यान डांस में लगे, और जो तुम नेगेटिविटी में थे, जो तुम उस समय नकारात्मकता थे, वो थॉट प्रोसेस तुम्हारा बदल जाए। उस दिन मुझे समझ में आया कि जब जब आपको थॉट्स बदलने हो तब तक बॉडी बदलिए, तब तक बाहर से बदलिए, अंदर से नहीं बदला जाएगा। आपने पुरानी फिल्में देखी हो, कोई डिप्रेशन में हो, कोई तनाव में हो, डॉक्टर के पास लेके जाएं, डॉक्टर क्या बोलते थे? कहाँ ले जाओ इन्हें? कुछ समय के लिए घुमाने फिराने बाहर ले जाओ, बाहर ले जाओ। डॉक्टर ने ये क्यों नहीं बोला कि अंदर कमरे में ले जाके इन्हें अंदर से बदल दो? जब जब बदलाव लाना हो तब तब बदलाव बाहर से आएगा। चेंजेस कम इनसाइड, नॉट फ्रॉम इनसाइड। अगर हम इस बात को समझ जाएं, देखो फिर ध्यान दीजिएगा, बदलना अंदर से है पर बदलाव अंदर से आएगा नहीं, उसकी शुरुआत अंदर से नहीं होगी। एक उदाहरण देता हूँ इसमें, बड़ा अच्छा मुझे याद आ गया। हम सबने पढ़ा है लॉ ऑफ इनर्शिया। बिल्कुल, जड़त्व का सिद्धांत। जड़त्व का सिद्धांत क्या कहता है आशुतोष जी? कहता है कि अगर कोई व्यक्ति या वस्तु मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहिए जब तक कि कोई बाहर का बल उसके ऊपर प्रयोग ना किया जाए, जब तक एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। कोई भी व्यक्ति या वस्तु उसी अवस्था में बनी रहेगी जिसमें वो सैकड़ों सालों से है, जब तक उस पर कोई बाह्य फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स ना लगा जाए। अगर मैं नेगेटिव हूँ सारी जिंदगी नेगेटिव रहूंगा, अगर मैं जैसा भी हूँ सारी जिंदगी वैसा रहूंगा, जब तक कि मुझ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स, बाह्य दबाव। बदलाव की पहली शर्त है कि एक्सटर्नल फोर्स लगना चाहिए। जिस दिन हम ये समझ गए उस दिन हम बदलना शुरू कर पाएंगे। और बाहर जो हमारे हाथ में होते हैं वो दो चीजें होती हैं, एक शब्द और दूसरा संगति। वाह। अब सवाल ये भी उठता है ना, बाहर से कैसे बदले? बिल्कुल। तो आपके हाथ में दो चीजें हैं, एक शब्द और दूसरा संगति। तो इसलिए मैं कहता हूँ अपने शब्द बदल डालिए। आप वैसे भी गौर करेंगे, दुनिया को इंग्लिश में बोलते हैं वर्ल्ड, राइट, और इसके करीब दूसरा शब्द कौन सा है? अगर इसमें से एल निकाल दूं तो वर्ड। शब्द, आपके वर्ड्स ही आपका वर्ल्ड क्रिएट करते हैं, आपकी दुनिया बनाते हैं। मुझसे तो मैं इसलिए मैं कहता हूँ कि पावरफुल बोलो, पॉजिटिव बोलो, पवित्र बोलो जी। तो ऐसे ही मैं एक सेशन में बोल रहा था, पावरफुल बोलिए, पॉजिटिव बोलिए, पवित्र बोलिए। एक साहब खड़े होके बोले, अरे सर ये तो सब बोलने की बातें हैं, बोलने से क्या होता है? मैंने कहा और भाई नालायक बदतमीज, क्या हाल है तुम्हारे? बोले ये क्या बदतमीजी, आपने ऐसे कैसे बोल दिया? मैंने कहा भाई साहब बोला ही तो है, बोलने से क्या होता है? और मैंने कहा अगर किसी को ऐसा लगता हो कि बोलने से कुछ नहीं होता तो अगले 2 मिनट ऐसा बोलूंगा, रुक नहीं पाएंगे। इस दुनिया में जो हो रहा है बोलने से हो रहा है। मैं लोगों से पूछता हूँ पिछले 3 महीने से जीजाजी से बात क्यों नहीं करी? बोले सर जीजाजी ने ऐसा बोल दिया था। फूफा जी के यहाँ क्यों नहीं जाते? अरे फूफा जी के यहाँ एक बार गए थे, उन्होंने ऐसा बोल दिया था। वाइफ से या हस्बैंड से झगड़ा क्यों चल रहा है? बोले जी वाइफ ने ऐसा बोल दिया था। मैंने कहा तुम सारी दुनिया से बोलने के ऊपर मुंह फुलाए घूम रहे हो और फिर यहाँ डायलॉग मार रहे हो आके कि बोलने से क्या होता है? इस दुनिया में जो कुछ होता है बोलने से होता है। मैं तो कहता हूँ उससे कोई ईश्वर की परिभाषा पूछे तो मैं कहता हूँ गौर करिएगा, शब्द जो हैं वही आपके ईश्वर हैं। ईश्वर का संधि विच्छेद करिए, ईश प्लस स्वर, आपके द्वारा बोले गए शब्द ही आपके भगवान हैं। और जो भगवान ने कह दिया वो टाला जा नहीं सकता। सर मुझे लगता है इतना सारा कुछ एब्जॉर्ब करने के लिए ना, मुझे लगता है कि इस ऑडियंस को वीडियो पॉज करके देखना पड़ेगा क्योंकि आपको जब मैं प्रोसेस कर रहा हूँ तो मुझे भी ये सारी चीजें जब मैं पहली बार सुन रहा हूँ, और वाकई सर एक शानदार व्यक्तित्व जैसा मैंने शुरू में कहा था, मैं फील कर रहा हूँ ये चीज। मुझे आशुतोष भाई आपसे मिलकर एक बहुत अच्छी बात लगी और मुझे अब इस बात का यकीन हो चुका है कि जो आपकी ऑडियंस है वो भी नए थॉट्स और नए विचारों को सुनती होगी, जैसा मैं आपको देखकर लग रहा है। आपके साथ लोग भी वो जुड़े होंगे जो नए विचारों को वेलकम करते होंगे, क्योंकि मेरा व्यक्तिगत तौर पे मानना है कि अगर नए विचारों का स्वागत नहीं किया जाता तो इंसान आज भी बंदर होता। किसी बंदर ने तो कहा होगा कि 2 पैर पे चल के देखते हैं, अगर उसी समय सबने मना कर दिया होता चल पागल है, दिमाग खराब है क्या तेरा, तो आज भी हम सब 4 पैरों पे बंदर की तरह घूम रहे होते। तो जब नए विचारों का स्वागत किया जाए, हो सकता है सुनने वालों के लिए नया ही थॉट प्रोसेस हो कि अच्छा यार बाहर से बदलते हैं, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है वो इसको समझेंगे, वो इसको स्वीकार करेंगे या कम से कम इस पर सोचेंगे जरूर। सर मुझे इन बातों के बाद मुझे एक चीज समझ में आ रहा है कि हमने जो सक्सेस की परिभाषा थी वो हमने मोल्ड कर दिया, वो ही हमने बदल दिया। जैसे आपने बोला कि थॉट्स से चेंज होता है, थॉट्स हम चेंज नहीं कर सकते, हम वर्ड्स अपने बदल कर अपने थॉट्स पे प्रभाव कर सकते हैं, उससे हमारा लाइफ परिवर्तित हो सकता है। एक बार कोई इंसान अगर मोटिवेट हो जाता है
जैसे आपने जामवंत जी का एग्जांपल दिया, हनुमान जी एक बार मोटिवेट हो गए तो उन्होंने अपना सारा काम, लंका विध्वंस तक का काम जो किया वो अपना पूरा फुल पोटेंशियल के साथ किया, उनको दोबारा जामवंत जी की जरूरत नहीं पड़ी। बिल्कुल, डेफिनेटली। लेकिन ऐसा होता है हमारे साथ कि एक बार जो बंदा मोटिवेट हो गया, वो अपना काम करने लगा, फिर भी उसके काम में मन नहीं लग रहा। ऐसा क्यों होता है कि मोटिवेट होने के बाद भी काम में? हालांकि आपने ये 2 पॉइंट उठाए, तो आशुतोष भाई मैं दोनों बातों पे बात करूंगा जी। एक तो जो आपने अभी कहा ना कि वो हो जाते हैं, हनुमान जी को दोबारा जरूरत नहीं पड़ी, उसका एक रीजन बताता हूँ। इस पॉडकास्ट में हम कितनी डिटेल पे बात कर पाएंगे या नहीं, तो एक मेरी थ्योरी है, दैट इज कॉल्ड ट्रिपल एम, एम 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 जी। मोटिवेशन फ्रॉम माइंड टू मसल्स। ओके। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, आप एक बार सोच के देखिए, जब हम स्कूल्स में पढ़ा करते थे तो कई बार वहां भी लोग हमें मोटिवेट करने आते थे या टीचर मोटिवेट किया करते थे। वो हमें मोटिवेट किस चीज के लिए करते थे? अगर हम स्कूल में, तो किस चीज के लिए मोटिवेट किया जाएगा? वो पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए। फिर हम मोटिवेट होके घर पहुंचते थे। बताओ, हम पढ़ना शुरू करते थे या वो बनाते थे क्या, टाइम टेबल? याद है? हम जाकर पढ़ना शुरू नहीं करते थे, हम क्या बनाने लगते थे? टाइम टेबल। और इस धरती पे बनाए गए हर टाइम टेबल में एक कॉमन चीज है, दुनिया का हर टाइम टेबल कल से शुरू होता है। अब तक किसी टाइम, आप सुबह के 9 बजे भी टाइम टेबल बना रहे हो तो आप उसमें पहले क्या लिखते हो? कल 4 बजे उठूंगा। क्यों? आज के 22 घंटे जो बच रहे हैं इनका क्या? एक्चुअली हम क्या करते हैं, हम किसी भी मोटिवेशन को एक्शन में कन्वर्ट नहीं करते, हम उसको मसल्स मेमोरी, एक कंसेप्ट है, हम उनको मसल्स में नहीं लाते। तो मैं तो हमेशा कहता हूं जी, अगर आपका ब्रेन मोटिवेट हुआ है, भाई शुरुआत में मोटिवेट कौन होता है? ब्रेन। तो जितनी जल्दी हो सके अपने माइंड की मोटिवेशन को अपनी मसल्स की मोटिवेशन में कन्वर्ट कर दीजिए, उसे एक्शन में ले आइए, उसे प्रैक्टिस में ले आइए। मोटिवेशन, आप मोटिवेशन के दम पर जिम शुरू करिए। 4 दिन आप जिम जाएंगे, 5वें दिन आपको फिर क्या होगा? आलस्य आएगा, थकावट आएगी, अकड़न आएगी। चौथे 5वें दिन फिर आपको जैसे तैसे करके मोटिवेट होना है जी। 8वें 9वें दिन फिर अकड़न होगी, 8वें 9वें दिन जैसे तैसे करके फिर आपको मोटिवेट होना है। 15वें 16वें दिन थोड़ी सी अकड़न और होगी, इस दिन और मोटिवेशन का यूज करना है। अब 15वें दिन के बाद आपको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब माइंड का मोटिवेशन किस में जा चुका है? मसल्स में जा चुका है। और एक बार कोई चीज मसल्स में आ जाए तो वो परमानेंट होती है। मसल को वो चाहिए मसल्स में, एक्चुअली पर मसल्स में जो होता है परमानेंट होता है। आपने बचपन में कभी चोट लगी हो तो उस चोट का दर्द दिमाग को 2-4 दिन रहा या नहीं? 4 दिन बाद दिमाग भूल गए या नहीं? बिल्कुल। आपका कभी हाथ जला हो, कोई बड़ी चोट लगी हो, 4 दिन बाद दिमाग भूल गए या नहीं? जी। मैं चुनौती देता हूँ, आपकी मसल्स आज तक नहीं भूली। जहां वो जलने का निशान था वो आज भी जलने का निशान वहीं रहेगा, और तब तक रहेगा जब तक हम इस दुनिया से जाएंगे। मसल्स नेवर फॉरगेट। क्या बात है सर। जिस चीज के लिए भी आपको कभी भी मोटिवेशन मिला हो, आप उसको तुरंत उसी समय एक्शन में तब्दील कर दीजिए, सोचने वाली प्रोसेस में मत लगाइए। हम एक्चुअली क्या करते हैं, उसको सोचने में लग जाते हैं। और सोचने की, अब इतना इंटरेस्टिंग बात चल रहा है तो आपको एक चीज बताता हूं मैं आज जी। जो थॉट है ना, जो मन है, जो दिमाग है, वो गार्ड की तरह है। आप किसी कलेक्टर साहब से मिलने जाइए, उनके गेट पर एक गार्ड खड़ा है। आप किसी प्रिंसिपल से मिलने जाइए, वहां क्या खड़ा हुआ है? गार्ड जी। वो आपको जाने देगा या रोकेगा? रोकेगा। क्यों रोकेगा बताइए? क्योंकि अगर उसने आपको रोका नहीं तो वो अपनी जॉब कैसे जस्टिफाई करे? उसके एब्सेंस में आप डायरेक्ट जा सकते थे या नहीं? बिल्कुल जा सकते। और उसकी प्रेजेंस में भी डायरेक्ट चले जाएं तो फिर उसके होने का मतलब ही क्या निकला? तो गार्ड को ऐसा लगता है कि मेरा काम क्या है? रोकना। सोचने की सबसे बड़ी दिक्कत यह है, जब आप किसी चीज को बहुत देर सोच लेते हैं तो फिर आपकी सोच, आपका दिमाग आपको उस काम को करने नहीं देता, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि अगर 8 घंटे 12 घंटे बाद सोचने के भी करना ही पड़ा तो इसका मतलब मैं तो बेइज्जती हो जाएगी, इसका मतलब तो ये सिद्ध हो गया ना कि मैंने 12 घंटे बेकार कर दिए, अपना टाइम खराब कर दिया। तो 10-12 घंटे सोचने के बाद हमेशा आप इस निर्णय पर पहुंचेंगे कि ये काम नहीं करना, ताकि वो अपने सोचने को जस्टिफाई कर सके जी। इसलिए मैं कहता हूँ सोचिए सोचिए सोचिए, पर इतना भी मत सोचिए कि आप कभी कोई काम कर ही ना पाए, शुरू ही नहीं कर पाए। सोचने की लाइन में कभी भी इतनी देर तक मत लगिए कि आप एक्शन लेने वाली लाइन में कभी आ ही
ना पाए। इसलिए मैं कहता हूँ कि मोटिवेशन जितनी जल्दी हो सके माइंड से निकाल के मसल्स में पहुंचा दीजिएगा। आपको पढ़ने का मोटिवेशन मिला, हाथ पांव मसल्स हैं, पढ़ना शुरू कर दीजिए आप। तो आपको जिम जाने का मोटिवेशन मिला, अगले दिन से जाना शुरू। जिस चीज का मोटिवेशन मिला उसे एक्शन में बदल दीजिए जितना जल्दी हो सके, क्योंकि मोटिवेशन बहुत देर चलेगा नहीं। अगर आपने, हाँ, चलाने का तरीका भी बता देता हूँ। ब्रेन को मैं हमेशा बोलता हूँ, ब्रेन है पॉलीथीन की तरह। आप बाजार से सामान लेके आए, किस में लाते हैं आप बाजार से सामान? बैग पॉलीथीन में। बैग या पॉलीथीन में। घर आके उसी पॉलीथीन में रखते हैं क्या? आप चाहते हैं कि 4 दिन ये सब्जी चले, 3 दिन सब्जी चले, तो उठा के कहाँ रख देते हैं? फ्रिज में। तो मैं कहता हूँ कि मोटिवेशन वो सब्जी है, इसको पॉलीथीन में लेकर घर आइए, दिमाग में लेकर घर तक आइए, पर घर लाके फ्रिज में रख दीजिए ताकि ये चले। अगर उसी पॉलीथीन में छोड़ दिया, दोनों सड़ जाएंगे। तो आपको उस मोटिवेशन को शिफ्ट करना है माइंड से मसल्स में। ये मेन काम करना है हम लोगों को। सर, कितनी अच्छी बात आपने बोली। मतलब मुझे लगता है कि हम सभी के आसपास ये सारी चीजें घूम रही हैं, बट इसको अमलता में कैसे लाना है, मुझे लगता है यहाँ से सीखने की जरूरत है लोगों को। हाँ, साधारण तरीके से कैसे ना। एक्चुअली उसका कारण बताता हूँ। हमारे लिए कोई भी काम इतना मुश्किल बना दिया गया, हमें लगता है नहीं यार, जैसे कुछ मिथ बैठा दिए गए। मैं आपको बताऊँ आशुतोष भाई, जैसे एक मिथ तो यही है कि मोटिवेशन से कुछ नहीं होता, फिर कुछ देर के लिए तो मोटिवेट हो जाते हैं। तो मैं कहता हूँ थोड़ी देर के लिए तो होना था, 24 घंटे के लिए तो आपको होना भी। वैसे भी सही बताऊं आपको कि 24 घंटे आपको मोटिवेशन का बहुत कुछ करना नहीं होता। सही बताएं तो आप बताइए, 24 घंटे हर वक्त मोटिवेट होके क्या करेंगे आप? मैं कहता हूं नॉर्मल रहिए ना। आप ये बताइए, जब आप लड़ने जाते हैं, युद्ध लड़ने जाते हैं, तभी तो युद्ध की पोशाक पहनते हैं, तलवार उठाते हैं, या घर में तलवार लेके सोते हैं? नहीं। मैं कहता हूँ आप 24 घंटे में से 20 घंटे नॉर्मल रहिए जी। जहां आपको मोटिवेशन की जरूरत पड़े वहां एनर्जी को अपनी को इकट्ठा कीजिए और मोटिवेट होकर काम कर लीजिए। तो 24 घंटे थोड़ी आपको क्या करना है मोटिवेशन का जी। सर, जैसा अभी माहौल चल रहा है, अभी हमारे आसपास ही पॉजिटिव थॉट्स भी हैं, हमारे आसपास भी नेगेटिव थॉट्स भी हैं। इंसान बहुत ही जद्दोजहद करता है, नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। ये बहुत जरूरी है आजकल, क्योंकि हमारे आसपास नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। कोई इंसान चाहे भी कि मुझे पॉजिटिव रहना है, वो रह नहीं पाता ज्यादा देर तक, क्योंकि उस घिरा हुआ है वो नेगेटिविटी से। कैसे हम अपने नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं? आशुतोष भाई, फिर से बहुत शानदार सवाल, पर इसके 2 एस्पेक्ट है। आपने एक बड़ा अच्छा भी बोलचाल में एक बड़ा अच्छा वर्ड यूज किया कि वो नेगेटिविटी से घिरा हुआ है। मुझे इस पे ना एक बच्चे ने एक साहब ने मुझसे एक सवाल पूछा कि सर, कोई नेगेटिव बात करे तो हम क्या करें? अगर कोई हमारे सामने नेगेटिव बोले तो हम क्या करें जी? मैंने कहा भगवान ने आपको 2 हाथ दिए हैं, दोनों हाथों को जोड़ें और उससे प्रार्थना करें कि भाई मेरे सामने नेगेटिव बात मत करो। वो बोला सर फिर भी ना माने वो तो जी। तो मैंने कहा उसी भगवान ने आपको 2 पैर भी दिए हैं, दोनों पैरों का प्रयोग करिए और वहां से निकल जाइए। अभी आपने एक वर्ड किया कि वो नेगेटिविटी से घिरा हुआ। मेरा सवाल, क्यों भाई? ये माइक यहाँ है, ये यहाँ से हिल सकता है क्या? और मैं नेगेटिव बोल रहा हूँ। इस माइक की मजबूरी है कि इसे मैं कुछ भी बोलता हूँ, ये तो बेचारा नॉन लिविंग है, ये तो ऑब्जेक्ट है। पर मेरा सवाल है, अंशुल भाई बैठे हुए हैं, यहाँ आप बैठे हुए हो और मैं नेगेटिव बोल रहा हूँ, फिर आप उठ के क्यों नहीं चले जाते? हम क्या नेगेटिव, हम कोई ऑब्जेक्ट हैं क्या? हम कोई नॉन लिविंग चीजें हैं क्या? तो मेरे तो आज तक समझ में नहीं आया कि ये लोग नेगेटिव लोगों से घिरे कैसे रहते हैं। इसका मतलब आपको भी नेगेटिविटी में मजा आ रहा है एक्चुअली। कोई एक ने मुझसे एक सवाल पूछा कि सर, जब मैं कोई काम करने की कोशिश करता हूँ तो ये अलग सा एक बात है, पर सुनिए। बोले सर, जब भी मैं कोई बड़ा सोचता हूँ या बड़ी बात करता हूँ या कुछ बड़ा टारगेट लेता हूँ तो मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं, मैं क्या करूँ? मुझे लग रहा था मैं कुछ और बात बताऊंगा। मैंने उससे पलट के एक सवाल पूछ लिया कि तुम्हारे बड़ा सोचने पर, तुम्हारे पॉजिटिव सोचने पर, तुम्हारे बड़ा टारगेट लेने पर जो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं वो तुम्हारे दोस्त क्यों हैं? भाई से तो मैं रिश्ता तोड़ नहीं सकता, माँ बाप से तो मैं रिश्ता तोड़ नहीं सकता, पर यार दोस्त तो मैं सोच समझ के बना सकता था। मेरे तो यही समझ में नहीं आ रहा कि जो तुम्हारे मजे ले रहा है, जो तुम्हारा मजाक उड़ा रहा है, वो तुम्हारा दोस्त भी है। तो फिर कैसा दोस्त है वो? तो मेरा पॉइंट ये है कि शायद हमें भी नेगेटिविटी में मजा आता है। हम खुद चाहते हैं कोई हमें टोके ताकि फिर हम उस बहाने से खुद को रोके। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं, सर एक प्रॉब्लम है, मुझे इसका हल चाहिए। तो पलट के पता है मैं क्या बोलता हूँ कि सच में हल चाहिए क्या?
बोले सर मतलब, मैंने कहा मेरे भाई अगर मैंने तुम्हें हल दे दिया तो वो तुम्हें चलाना भी पड़ जाएगा। तो लोगों को एक्चुअली हल नहीं चाहिए, उन्हें सॉल्यूशन नहीं चाहिए, उन्हें सिंपैथी चाहिए। उन्हें जब वो ये कहें कि सर मैं इसलिए कामयाब नहीं हो पाया कि मेरे दोस्तों ने ये कर दिया, तो बस उन्हें ये चाहिए हाँ यार तुम सही कह रहे हो। उन्हें चाहिए सर मैं तो बहुत कामयाब हो जाता पर मेरे रिश्तेदार ऐसे निकले। मैं आज तक नहीं समझ पाया किसी के IAS बनने में रिश्तेदार का रोल क्या है। चलो मेरे रिश्तेदार बेकार है मान लेता हूं, पर वो अच्छे होते तो मुझे IAS कैसे बनाते, और बुरे हैं तो मुझे IAS बनने से रोकेंगे कैसे। मेरी किताब फाड़ देंगे आके, UPSC में जाके मना कर देंगे कि इस आदमी को IAS मत बनाना, इसके इंटरव्यू में सवाल ये पूछ लेना। मैं तो आज तक नहीं समझ पाया। तो एक्चुअली ये हमने सब ऐसे कारण बना रखे हैं जिनका कोई दूर दूर तक रीजन तो है नहीं, पर हम अपने आप को मन को समझा लेते हैं कि अगर ऐसा हो जाता, अगर मेरे दोस्त ऐसे होते, मेरे रिश्तेदार ऐसे होते तो हम ये कर देते। तो जो आप पहला पॉइंट तो ये आप घिरे हुए क्यों हैं। दूसरा जो आपका क्वेश्चन था, जो आप पूछ रहे थे कि क्या काम में क्या नहीं होता, काम में मतलब हम कर रहे हैं बट उस जैसे मोटिवेशन अकबर हो गया, घिरे हुए हैं, तो उस नेगेटिव थॉट को हम पॉजिटिव में कैसे चेंज कर सकते हैं। नेगेटिव थॉट का दूसरा सवाल बहुत महत्वपूर्ण था आपका कि नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव में कैसे चेंज कर सकते हैं। मत करिए। अच्छा, और जरूरत भी नहीं है। ये बड़ी प्रैक्टिकल सी बात है। कई चीजों के हमने ऐसे लोड लिए हुए हैं जो काम होने ही नहीं, पर हम जबरदस्ती उनमें लगे हुए हैं। मैं ये कहता हूं फिर क्या करें जी, मैं बताता हूँ। जब किसी को कैंसर होता है तो उसके शरीर में क्या होते हैं, कुछ कीटाणु या बैक्टीरिया बोलते हैं शायद हम उनको, है ना। आपको शायद ये जानकारी या तो होगी, नहीं तो तमाम लोग ये जानते होंगे कि जो कैंसर के बैक्टीरिया आ जाए, शायद बैक्टीरिया सही वर्ड है या नहीं, पर जो कैंसर के कीटाणु हैं वो हर आदमी के शरीर में है। वो ऑलरेडी है शरीर में, ऐसा नहीं है वो बाद में बने जी, वो ऑलरेडी है। पर फिर कैंसर की बीमारी कब होती है, कब बोलते हैं कि इसको कैंसर हो गया, जब वो बैक्टीरिया क्या हो जाए, जब वो कीटाणु क्या हो जाए, इकट्ठे हो जाए, एक्टिव हो जाए। तो एक्टिव होने के बाद उन्होंने क्या कर दिया, कैंसर जी। पर जब वो एक्टिव नहीं थे तो उन्होंने कुछ बिगाड़ा क्या, नहीं, वो तो ऑलरेडी शरीर में पड़े हुए थे। मैं कहता हूँ नेगेटिव थॉट्स उन कीटाणुओं की तरह हैं, ये तो हमेशा रहेंगे हमारे दिमाग में जी। बस इन्हें क्या मत होने दीजिए, एक्टिव मत होने दीजिए। एक्टिव पॉजिटिव वाले थॉट्स को रखिए, इनको रिमूव नहीं करना आप। फिर तो मेडिकल साइंस ऐसा क्यों नहीं कर लेती कि हम सबके शरीर से कीटाणु निकाल के बाहर निकाल दे। प्रैक्टिकल पॉसिबल ही नहीं है, वो संभव ही नहीं है। तो जो काम संभव नहीं है वो हम करें क्यों। अब सवाल उठता है कि सर फिर हम करें क्या। तो मैं कहता हूँ आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ। नेगेटिव थॉट्स भी वही रहेंगे, एक्टिव थॉट्स भी वही रहेंगे। आप एक्टिव कौन से वालों को रखो, नेगेटिव थॉट्स भी रहेंगे, पॉजिटिव थॉट्स भी रहेंगे। आप एक्टिव कौन से वालों को कर लो, पॉजिटिव वालों को। सवाल उठता है कैसे करें, वो तरीका बताता हूँ। मैंने अभी शब्दों की बात करी थी आपसे, पावर ऑफ वर्ड्स की बात करी थी, और मैं ये कहता हूँ थॉट्स जो हैं वो बेटा है और शब्द जो हैं वो पिता है। मेरी नजर में, मुझसे कोई पूछे तो थॉट्स छोटे भाई हैं और शब्द जो हैं वो बड़े भाई हैं। अब मैं आपको एक्टिव करने का तरीका बताता हूँ। आप मुझे बताइए, एक हॉल है जिसमें दो बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है, दो लोग बैठे हैं, ए और बी जी। वो उस हॉल में बैठे हुए हैं, हॉल बाहर से बंद है। अचानक ए के पापा जी, दरवाजा खुलता है और दरवाजे पर ए के पापा हैं, दिखाई पड़ते हैं। दरवाजा किसने खोला, ए के पापा ने, और वहां ए और बी दोनों बैठे थे, ठीक है। बताइए कौन सा बच्चा भाग के एकदम बाहर निकलेगा, चिपटेगा, ए या बी? बी क्यों नहीं भागा, उसके पापा नहीं थे। तो मैं कहता हूँ ए और बी नेगेटिव और पॉजिटिव थॉट्स हैं। दरवाजा खोलने वाला है उनका बाप। शब्द, मैं कहता हूँ सुबह सुबह आपने दरवाजा किससे खुलवाया, आप सुबह सुबह 4 पॉजिटिव लाइन बोल दीजिए, और जब दरवाजा पॉजिटिव के पिताजी खोलेंगे तो सारे के सारे पॉजिटिव थॉट्स क्या करेंगे, बाहर भागेंगे। और दरवाजा अगर नेगेटिव के पिताजी ने खोला तो नेगेटिव थॉट्स भागेंगे। तो मैं कहता हूँ दरवाजा खुलवाना तो आपके हाथ में था कि आप दरवाजा किससे खुलवाएं। तो इसलिए मैं कहता हूँ बोलिए पॉजिटिव, बोलिए पवित्र, बोलिए शानदार, और जितने भी आपके अंदर पॉजिटिव थॉट्स बैठे हुए हैं वो सारे थॉट्स कहाँ जाएंगे, एक सिंपल एक बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग इस पे पॉइंट बताता हूँ। गांव से आप बिलोंग करते हैं, नहीं तो जानते तो होंगे। बिल्कुल। गांवों में, मैं दूसरे पॉइंट पे इस एग्जांपल को देता, पर यहाँ ये बड़ा कमाल का एग्जांपल काम आएगा। गांव में आपने देखा होगा गर्मियों में नल सूख जाती है जी। नल सूख गई मतलब पानी नहीं आ रहा उससे बाहर, तो क्या नीचे का करोड़ों लीटर पानी कहीं चला गया, पानी तो वही है पर बाहर नहीं आ रहा। क्या करते हैं फिर हम उसे बाहर लाने के लिए,
पानी डालते हैं ऊपर से क्या करते हैं, एक गिलास पानी डालते हैं। और जैसे ही बाहर का एक गिलास पानी डालते हैं और ये बाहर का एक गिलास पानी अंदर के करोड़ों लीटर पानी से जाकर मिलता है, तो ये करोड़ों लीटर कहाँ आ जाता है, बाहर। मैं कहता हूँ बाहर से जो एक गिलास पानी डाला है वो कौन सा डाला आपने। अगर आपने सुबह सुबह नेगेटिव वाला गिलास डाल दिया तो नीचे जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं सारे बाहर आ जाएंगे, और अगर आपने बाहर से पॉजिटिव वाला गिलास डाल दिया तो सारे पॉजिटिव आएंगे। पड़े रहने दीजिए ना नेगेटिव्स को। आपको तो डेली इतना करना, एक गिलास पॉजिटिव का पानी डालना, बाहर से 4 लाइन पॉजिटिव बोलनी है, सारा दिन पॉजिटिव थॉट्स बाहर आने लगेंगे। सर ये जो 4 लाइन पॉजिटिव है वो कोई स्पेसिफिक लाइन से नहीं, कुछ नहीं, नहीं कोई स्पेसिफिक आप बोलिए। मैं तो कहता हूँ अच्छा इसका भी ना, इसको बांधिए मत किसी चीज में। आप तो नॉर्मली कोई, मैं लोगों से एक साधारण सी बात कहता हूँ, किसी ने पूछ लिया आप कैसे हैं, मैं तो कहता हूँ बोलिए ना शानदार, लाजवाब, बेहतरीन, गजब। 2 फायदे होंगे जब आपने ये 4 लाइन। एक्चुअली एक बात और मैं बताता हूँ आपको, थॉट्स जो हैं वो हमारे सबसे बड़े वफादार नौकर हैं। इस नौकर की सबसे बड़ी खूबी ये है कि जो मालिक के मुंह से निकल गया वो उसे सत्य सिद्ध करके दिखाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है मेरा मालिक झूठा साबित ना हो जाए। जैसे मैं बोला मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, तो फिर सारे थॉट्स जान लगा देते हैं कि मेरे मालिक की बात गलत ना हो जाए, इसकी शाम तक ऐसे काम करके दिखाएंगे कि लोग कहें यार सच में तेरी किस्मत तो बहुत अच्छी है। और जब आप कहते हैं कि मेरी तो किस्मत खराब है, तो थॉट्स को लगता है यार 4 लोगों में मेरे मालिक की बेइज्जती ना हो जाए। मेरे मालिक ने अगर बोला है किस्मत खराब है तो शाम तक 4 काम ऐसे करवाने की दुनिया ही आके कहे कि तू सही बोल रहा था, कि तेरी तो यार सच में ही किस्मत खराब है। तो एक्चुअली तो आपके हाथ में था किस्मत का खराब या अच्छा होना। थॉट्स ने तो उसको सत्य सिद्ध किया है, पर बोलना किसके हाथ में था, आपके हाथ में था। निर्देश किसको देना था, आपको देना था। सवाल ये आपने किसको बुलाया, किसको इनवाइट किया। सर इसी के साथ मैं एक सवाल और इसमें जोड़ देना चाहता हूँ कि पावर ऑफ वर्ड्स और मैनिफेस्टेशन में क्या रिलेशन है। अरे बड़ी अरे ये तो आपने इतना प्यारा सवाल पूछ लिया। देखो एक बात बताता हूँ, मैनिफेस्टेशन की हिंदी क्या है बताइए जरा आशुतोष भाई, कुछ आइडिया। मैनिफेस्टेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति। देखो कमाल की बात बताता हूँ, यहाँ 2 चीजें एक साथ कनेक्ट करने वाला हूँ। लोग कहते हैं पॉजिटिव, ऐसा सोचो वैसा सोचो, थॉट्स। मैंने कहा बिल्कुल थॉट्स है, ठीक है, पर मेरा पॉइंट सुनिएगा। मैनिफेस्टेशन को हिंदी में बोलते हैं अभिव्यक्ति। इसमें एक वर्ड आया व्यक्ति, व्यक्त करना। व्यक्त करना क्या होता है, एक्सप्रेस करना। और एक्सप्रेस 2 तरीकों से किया जाता है, बोलकर या लिखकर। अब मैं कुछ भी सोचे जाऊं मन में, जब तक मैं उसे बोलूंगा नहीं या लिखूंगा नहीं, राइट, वो अभिव्यक्ति मानी ही नहीं जाएगी। अच्छा एक बात बताइए, मैं चाहता हूं कि मेरा बॉस मुझे छुट्टी दे दे और मैं ऐसा सोच रहा हूं, तो बॉस छुट्टी देगा क्या? तो बोलने पे नहीं, मुझे क्या देनी पड़ेगी, एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा। और एप्लीकेशन कैसे दी जाती है, या तो बोलकर और या लिखकर। तो मैं कहता हूं जब तक आपने अपने थॉट्स या तो बोले नहीं या लिखे नहीं, वो एप्लीकेशन मानी ही नहीं जाएगी। और जब भगवान को एप्लीकेशन ही नहीं मिली तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आप सोचते रहो सोचते रहो, भगवान, फिर समझिए थॉट्स महत्वपूर्ण हैं, पर मैं कहता हूं एप्लीकेशन तो बोल के या लिख के ही दी जाएगी। क्या रिलेशन दिया है सर आपने इन दोनों के बीच में ना? तो मैं लोगों से बोलता हूं कि आप जो थॉट्स आपके मन में उन्हें बोलिए तो सही। अब समस्या ये है कि मैं तो कई बार, मैं सही बताऊं, बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी मामला है। 90% लोगों का जो मैनिफेस्टेशन है ना, वो डिस्प्यूटेड प्लॉट की तरह है। अब समझिए क्या होता है डिस्प्यूटेड प्लॉट। बिल्कुल, 2 भाई हैं और वो प्लॉट दोनों के नाम है, राइट। और एक कह रहा है कि बेचना, एक कह रहा नहीं बेचना। बड़ा कह रहा है बेचना, छोटा कह रहा नहीं बेचना, या छोटा कह रहा है बेचना, बड़ा कह रहा नहीं बेचना। बताइए वो प्लॉट बिकेगा क्या? नहीं बिकेगा। लोगों को पता चल जाएगा भाई झगड़ा, कल को पता नहीं क्या हो जाए। 90% लोगों का मैनिफेस्टेशन डिस्प्यूटेड है। थॉट तो कह रहे हैं हो जाएगा, मुंह कह रहा पता नहीं यार मेरी तो किस्मत ही खराब है। 2 भाई मैंने बताए थे, थॉट्स और वर्ड्स, ये दोनों क्या है आपस में भाई। अब आपके थॉट्स तो कह रहे हैं हो जाएगा, शब्द कह रहे हैं नहीं होगा, दोनों भाइयों में क्या हो गया, झगड़ा। दुनिया को पता चल गया भाई ये आपका स्टेटमेंट अगर डिस्प्यूटेड हुआ तो भगवान को लगेगा, भाई दुनिया को लगेगा अरे यार इसका तो डिस्प्यूटेड प्लॉट है, इसका प्लॉट मत खरीदो, इसकी बात मत सुनो। तो मैं कहता हूं कि कम से कम
थॉट्स नेगेटिव है, चलो मान लिया थॉट्स नेगेटिव हैं, तो कम से कम अपने शब्द तो पॉजिटिव कर लीजिए। हमारे साथ अफसोस क्या है, मैं आऊंगा थोड़ी देर इस पर, थॉट्स नेगेटिव वाले पे याद दिलाइएगा मुझे। हमारी समस्या क्या है, चलो हम थॉट्स नेगेटिव हो तो समझ में आए, मैं तो कह रहा हूँ उससे ज्यादा नेगेटिव तो हमारे डायलॉग्स हैं, उससे नेगेटिव तो हमारे शब्द हैं। हम नॉर्मल हम पॉजिटिव बोलते ही नहीं, पता नहीं हमें क्या डर लगता है पॉजिटिव बोलने से। हम तो इतना नकारात्मक बोलते हैं कि हमसे कोई 5,000 रुपए मांग ले अभी, तो हमारा डायलॉग क्या होगा, यहाँ जहर खाने के पैसे नहीं यार, तुझे 5,000। नॉर्मली मना नहीं कर सकते थे क्या? या अभी कोई मुझसे आपसे कहे कि चलो गाजियाबाद तक चल रहे हैं, अरे यार यहाँ मरने की फुर्सत नहीं। आप ध्यान दीजिएगा, जहर खाने के पैसे नहीं है, मरने की फुर्सत नहीं है। फिर भगवान ऐसे लोगों को ना पैसे देता ना फुर्सत, भगवान को लगता है ये पैसे आते ही जहर खा लेगा और फुर्सत मिलते ही मर जाएगा। फिर भगवान अपने अकाउंटेंट से कहता है इस आदमी का नाम लिख ले, इसकी शक्ल पहचान ले, जिंदगी में कभी भी इसको पैसे और फुर्सत मत दे देना वरना ये मर जाएगा, इसके बच्चे रात हो जाएंगे। मैं कहता हूँ कम से कम पॉजिटिव। अच्छा, अजीबोगरीब बात देखिए, जब हम कहते हैं पॉजिटिव बोलो तो लोग बोलते हैं ये क्यों बोले। मैंने कहा क्यों, नेगेटिव बोलते समय तो नहीं बोला कि क्यों बोले। भाई नेगेटिव बोलते समय भी पूछ लेते क्यों बोले। नेगेटिव बोलने के लिए कोई कारण नहीं चाहिए। इस दुनिया में जो पिछले 25-20 साल में सबसे बड़ा बदलाव आया है, वो बदलाव ये आया है, आज से 20-25 साल पहले, कभी देखना, आप पूछना पापा जी से, कभी बड़ों से पूछना, आज से 20-25 साल पहले कोई मिलता था तो उससे बोलते थे क्या बात है आज यार थोड़े दुखी नजर आ रहे हो। ठीक है, यानी दुखी होने पे क्या होता था, आश्चर्य, क्या हो गया, परेशान लग रहा है। हाँ, पहले आज से 20-25 साल पहले यानी दुखी होना आश्चर्य की बात थी। अब किसी से मिलते हैं तो क्या बोलते हैं, क्या बात है यार आज बड़े खुश नजर आ रहे हो। मतलब खुश होना आश्चर्य की बात है, दुख होना तो हमने नॉर्मल बना लिया। हम ये मान के ही बैठ चुके हैं हमारा काम दुखी रहना है, खुशी होने के लिए हमें कारण चाहिए। मैं कहता हूँ भाई कारण तो दुखी रहने के लिए चाहिए, खुश तो आप नॉर्मली रहो, अब हमें खुश रहने के लिए कारण चाहिए। पता नहीं, मैं समझ नहीं पाया ये कहाँ से बदलाव आ गया। सर अधिकांश जो अभी जनता है, वो मैं अगर बात कर रहा हूँ जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी मोटिवेट रहने की, वो है हमारा यूथ। मैं हमेशा कहता हूँ, पॉडकास्ट में भी मैंने कई बार बोला है कि भारत हमारा एक ऐसे टाइम से गुजर रहा है जहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहने की ज़रूरत है, क्योंकि हम यूथ डोमिनेटेड कंट्री हो गए हैं, जिसको हम डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं अक्सर। तो वो हमारा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है अभी, और यूथ ही डिप्रेशन में जा रहा है, जिसमें मैक्सिमम हमारे कॉलेज या स्कूल जाने वाले बच्चे हैं। उनकी कुछ समस्याएं हैं, वो मैं आप सामने रख रहा हूँ, उनका कुछ सोल्यूशन मैं आपसे चाहूँगा। पहली समस्या ये कि उनको चीजें याद नहीं रहती। परीक्षा में जाते हैं, परिणाम आता है, उसमें पता चला सक्सेस नहीं हुए। क्यों भाई, जो पढ़ाया गया पाठ्यक्रम में जो था वो चीज हमें याद नहीं रही। और मुझे लगता है आगे सक्सेस में भी ये चीजें दिक्कत करती हैं कि हमें पढ़ाए गए पाठ ही नहीं याद रहते। अभी तक याद है कि 7वीं या 6ठी कक्षा में जब गुरुजी ने पढ़ाया कि हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मिगनैनी, वो कविताएं जो हमने पढ़ी वो हमें आज तक स्वाध्याय याद है, पूरी तरीके से याद है, फॉर्मुलेज याद है। तो बहुत दिक्कत आ रही है लोगों को कि हम याद कैसे रखें इन चीज़ों को। दूसरी बात सर, जो आपने मैनिफेस्टेशन वाली बात बोली, इसको हम कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि स्कूल स्टूडेंट्स हैं या कॉलेज वाले स्टूडेंट्स हैं, जॉब वाले लोग हैं, इसको वो प्रैक्टिस कैसे करें ताकि वो एक अपना जो बिलीफ सिस्टम है उसको रिफ्रेश या दोबारा से रिस्टोर कर सकें। मैं दोनों सवालों को एक साथ कोशिश करता हूँ, लेकिन जैसे आपने युवाओं की बात करी, एक्चुअली युवाओं को किसी ने ये बताया नहीं, युवा को जब आप उल्टा करके लिखते हैं तो वो बनता है वायु। और एक बड़ी अच्छी लाइन मैंने कहीं सुनी थी कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। हमारे यूथ को ना, मैं सही बताऊं, उसको उनकी ताकत पता ही नहीं चलने दी लोगों ने। हमारा यूथ, मैं इस आज के यूथ के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई, उसके पास सोशल मीडिया आ गया, उसके पास फेसबुक आ गई, वो खुद तक तो पहुंच ही नहीं पाया एक्चुअली। आप 15-20 साल पहले सोच के देखो, जब हम काम नहीं करते थे और फ्री हो जाते थे, भाई काम खत्म हो गया और हम फ्री हैं, तो क्या करते थे, बैठते थे, सोचते थे मैं क्या करूँगा, क्या बनूंगा, क्या होगा, ऐसा। अब मुझे बताइए, क्या यूथ एक सेकंड के लिए भी फ्री है? जैसे ही मैं काम से निकला, मेरे हाथ में सीधा क्या है, मोबाइल है। वो टाइम तो मुझे मिला ही नहीं कि मैं अपने बारे में सोच पाऊँ। वो टाइम तो मैं मेरा गांव अच्छी रोडी, मैं एक बार अपने गांव से निकल रहा था तो कुछ लोग वहाँ डेली ताश खेलते थे। तो 4-5-6 दिन बाद मैंने एक बात पूछ ली उनसे, मैंने यार आप ताश क्यों खेलते रहते हैं? बोले यार कुछ नहीं अमर भाई, फ्री रहते हैं तो ताश खेल लेते हैं। तो मैंने एक सवाल पूछा कि आप लोग फ्री हैं इसलिए ताश खेलते रहते हैं
या रोज ताश खेलते रहते हो इसलिए फ्री हो? जब आप रोज ताश ही खेलोगे तो आप बिजी किस दिन होंगे भाई? आपको फुर्सत ही नहीं मिली काम के बारे में सोचने की, आपको घर से निकलने का मौका ही नहीं मिला। तो मैं कहता हूं कि जब हमारा यूथ फ्री रह ही नहीं रहा, उसको ये सोचने का मौका, वो अपने बारे में पूछना लास्ट बार कब सोचा था अपने बारे में? उसने अपने बारे में डरा तो होगा, पर मैं गारंटी दे रहा हूँ उसने सोचा नहीं होगा। और जिसने सोच लिया होगा उसे ना एंजाइटी है ना डिप्रेशन है। अब मैं आपकी बात पे आता हूँ, जो आपने सवाल पूछा सर याद तो कर लेते लेकिन भूल जाते, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये दुनिया का सबसे बड़ा मिथ है, ये प्रॉब्लम है ही नहीं। ये पता प्रॉब्लम कैसी आशुतोष भाई? जैसे कोई मुझसे आके बोले सर मेरे साथ तो एक प्रॉब्लम है, मैं नहाता हूँ तो गीला हो जाता हूँ। भाई नहाओगे तो क्या होगा? गीला ही होगा। या आप बोले अरे सर मेरे साथ तो एक प्रॉब्लम है, मैं खाना खाता हूँ तो पेट भर जाता। खाना खाओगे तो क्या होगा? पेट भरेगा। आप एक बात बताइए मुझे, अभी आप मेरे लिए एक कप चाय मंगवा लें गर्म, और एक ठंडी कोल्ड ड्रिंक मंगवा लें, 20 मिनट बाद गर्म चाय किस में कन्वर्ट हो जाएंगी? ठंडी। और ठंडी कोल्ड ड्रिंक गर्म। हर चीज किस में कन्वर्ट होती है अपने अपोजिट में। रात किस में कन्वर्ट होती है? दिन में। दिन किस में कन्वर्ट होता है? हर चीज किस में कन्वर्ट होती है अपने अपोजिट में। याद करने का अपोजिट क्या है? भूलना। तो दुनिया में इंसान पैदा नहीं हुआ, बच्चा पैदा नहीं हुआ जो याद करे और भूले ना। और उस काम के लिए जो प्रैक्टिस, जो मतलब व्यवहारिक है, जो साइंटिफिक है, जो आपको भूलना ही है, उसके लिए बच्चे के दिमाग पे लोड डाल दिया, आपकी तो मेमोरी कमजोर है। स्वाभाविक है भूलना। हाँ स्वाभाविक है। अच्छा मैं बच्चों को, हम लोग कॉलेजेस में रोजगार विदंकित एक बहुत बड़ा एडटेक प्लेटफॉर्म है, और आदरणीय अंकित भाटी सर ने एक मिशन चलाया हुआ है। ठीक है। यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड के स्कूल्स के लिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर ट्यूशन दे रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें कोई चार्ज नहीं करते। और साथ के साथ विकास नागरू सर और मैं उस मिशन के तहत स्कूल्स में जाके बच्चों को बात करते हैं माइंड पर, मोटिवेशन पर जी। तो हम वहाँ एक सवाल पूछता हूँ मैं वहां पर कि सर, और बच्चों के दिमाग में क्या डाल दिया गया? आपकी मेमोरी कमजोर है। अच्छा बताइए बच्चा याद कहाँ तक था? बच्चा एग्जाम देने आया, एग्जाम हॉल तक याद था सब कुछ, एग्जाम हॉल में एंट्री ली, पेपर हाथ में आया, बच्चा भूल गया। वापस कब याद आया? घर जाके। और सोचो 90% केस में आशुतोष भाई आप कभी नोटिस करना, जैसे ही वो पेपर हाथ में वापस करेगा टीचर के, जैसे ही कॉपी वापस देता, और जैसे ही आप टीचर ने लीजिए हाथ में, सर 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 एक लाइन। मैं कहता हूँ ये कैसी मेमोरी कमजोर है आपकी? जो गेट तक याद था, पेपर हाथ में आया भूल गए, और पेपर देते याद आ गया, तो ये कौन सी मेमोरी कमजोर है? अगर मेमोरी कमजोर होती तो सारी जिंदगी याद नहीं आना चाहिए था। मैंने अभी एक एग्जाम्पल लिया था कि हम सब ने एग्जाम हॉल में अपने पास वाले से एक बात जरूर बोली है कि तू बस पहली लाइन बता दे, बाकी तो मैं देख लूंगा। और सही बताइए, जब वो पहली लाइन बता देता है तो हम 15-20 का आंसर लिखाते हैं, 15-20 लाइन का। मेरा अगला सवाल, ये कौन सी कमजोर मेमोरी है जिसको 15-20 लाइन तो याद है, बस एक लाइन याद नहीं है? मतलब ये कैसा कमजोर बच्चा है कि 20 किलो वजन उठा लिया, उस पर 1 किलो नहीं उठा। हमने बच्चों के दिमाग में मिथ डाल दिया, गलत फहमी डाल दी कि तुम्हारी मेमोरी कमजोर है, मेमोरी तुम याद करते हो भूल जाते हो, ये प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम ही नहीं है। अब कैसे नहीं है और क्या करें, इसका सॉल्यूशन दे रहा हूं। अगर इस पॉडकास्ट को बच्चे सुन रहे हैं, मैं चुनौती देता हूं, इस तरीके से पढ़िए, इस तरीके से समझिए बात को। पहले तो मैं उन्हीं बच्चों से, जब बच्चे बोलते हैं सर याद करते हैं भूल जाते हैं जी, मैं उन्हीं बच्चों से पूछता हूँ साइकिल चलानी आती है क्या? बोले जी सर। मैंने कहा अच्छा एक बात बताओ, अगर आपसे पूछता हूँ आपको साइकिल चलाए हो कितना टाइम हो गया? ज्यादा नहीं, 2 साल हुए। 2 साल हो गए। आज साइकिल चलानी पड़ जाए चला लेंगे या नहीं? बिल्कुल। 4 साल के गैप के बाद फिर चला लूंगा, 10 साल के गैप के बाद चला लूंगा। भूल क्यों नहीं रहे आप? मसल मेमोरी। आप तैरना एक बार सीख लिया जिस बच्चे ने या किसी व्यक्ति ने तैरना सीख लिया, जिंदगी में वो दोबारा कभी 10 साल बाद भी तैरे तो तैर लेंगे, भूल जाएगा? तैर लेगा। डांस एक बार आपने सीख लिया, 10 साल बाद भी डांस करना पड़ जाए कर लेंगे, भूल जाएंगे? आपने नोटिस किया साइकिल क्यों नहीं भूलते? पढ़ा हुआ तो हम अगले दिन ही भूल जाते हैं। हम साइकिल 10 साल के गैप के बाद नहीं भूल रहे, तैरना 20 साल के गैप के बाद नहीं भूल रहे, हम डांस करना 15 साल के गैप के बाद नहीं भूल रहे। आप इसका अब कारण में जाइए। एक्चुअली हमारी 2 मेमोरी होती है, ब्रेन मेमोरी और मसल्स मेमोरी। जो भी हमने मसल्स के थ्रू सीखी है, और यहाँ प्लस करना है। अब इसका मतलब ये नहीं कि ब्रेन मेमोरी हटा दो, नहीं, ब्रेन मेमोरी प्लस मसल्स मेमोरी जिस दिन आपने एक साथ इन्वॉल्व कर ली अपनी पढ़ाई में, सारी धरा भी, डॉक्टर कॉर्बेशन साहब का एक लाइन है कि सारी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। और चलने को तो एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। हमारे बच्चे एक पैर के दम पे चल रहे हैं ब्रेन मेमोरी के। मैं कहता हूँ उसी में प्लस क्या कर दो, अब समझना। मैं साइकिल आपने याद करी थी या प्रैक्टिस करी थी?
प्रैक्टिस मसल्स मेमोरी मसल्स मेमोरी से हमेशा प्रैक्टिस होती है एक्चुअली। पहले मसल्स मेमोरी समझा दूं क्या, हाथ पांव आंख नाक कान टंग ये सब क्या है, हमारी मसल्स हैं। और जिस काम में ये इन्वॉल्व हो गए उसे आप कभी नहीं भूल सकते। साइकिल आपने याद करी थी, प्रैक्टिस करी थी, प्रैक्टिस करी। तैरना याद किया था, प्रैक्टिस की थी, प्रैक्टिस किया था। आपने डांस करना याद की थी, प्रैक्टिस करी थी, प्रैक्टिस किया था। प्रैक्टिस का अपोजिट क्या है? प्रयास ना करना। ये तो अपोजिट नहीं हुआ, नहीं हुआ भाई। अपोजिट तो उसको बोलते हैं, इसके अगेंस्ट कोई काम होना चाहिए। प्रैक्टिस का कोई अपोजिट ही नहीं होता। आपने कभी प्रैक्टिस का कोई अपोजिट शब्द सुना है? कहने के लिए कोई कह देगा लेजीनेस, वो हार्डवर्क का वो है, वो प्रैक्टिस का थोड़ी है। प्रैक्टिस का कुछ अपोजिट ही नहीं होता। इसलिए जो जो चीजें जिंदगी में आप प्रैक्टिस से सीखते हैं वो कभी पलट के नहीं जाती, कभी रिवर्ट नहीं होती। और बच्चों की कॉन्टेक्स्ट में, पढ़ाई के कॉन्टेक्स्ट में उदाहरण देता हूँ। मैं बच्चों से पूछता हूँ राष्ट्रगान याद है, जनगण मन याद है? बोले सर सबको याद है। मैंने कहा क्लास में कमजोर बच्चा हो उसको भी याद है? बोले सर यस सर सबको याद है। सबको याद है। मैं अगला सवाल पता है क्या पूछता हूँ? मैंने कहा 15 साल आपको पढ़ते हुए होंगे, बताओ क्या कभी किसी टीचर ने क्लास में आपको राष्ट्रगान पढ़ाया? किसी ने याद करवाया? आपने कभी घर जाके मम्मी से कहा हट जाओ मम्मी राष्ट्रगान याद करूंगा? जो चीज आपने कभी याद नहीं करी वो आपको याद कैसे है? बल्कि मैं तो कहता हूँ जिन्हें स्कूल छोड़े हुए 20 साल, आपको कितना समय हो गया स्कूल छोड़े हुए? हो गए 10 साल तो हो गए। आपको याद है? हाँ। क्यों याद है? 10 साल छोड़े हुए होंगे जिस चीज को आज तक याद है। कारण बताता हूँ। एक्चुअली राष्ट्रगान हम में से किसी ने याद ही नहीं किया, राष्ट्रगान की प्रैक्टिस हुई है। राष्ट्रगान हमने मसल्स मेमोरी से सीखा है। आप पहली बार स्कूल में गए थे, सब राष्ट्रगान कर रहे थे, आपने भी खड़े हो गए जनगण मन, फिर अगले दिन जनगण मन। टंग क्या है? मसल्स मेमोरी। जनगण मन जनगण मन जनगण मन जनगण मन, प्रैक्टिस में है, वो मसल्स में है एक्चुअली। और मसल्स नेवर फॉरगेट। जॉनी जॉनी इस पापा एक पोयम है, याद है आपको? जी। धरती पे बच्चा नहीं मिलेगा जिसको याद ना हो। 12 साल पुरानी पढ़ी पोयम याद है बच्चे को, 35 साल पुरानी पोयम याद है? याद है। मैं कहता हूँ पिछले 6 महीने पहले सुना देना। जॉनी जॉनी यस पापा हम क्यों नहीं भूले? क्योंकि ये एकमात्र वो पोयम है जो हम में से किसी ने याद ही नहीं करी। इसकी प्रैक्टिस हुई है। मम्मी का एक ही काम था, कोई भी रिश्तेदार चाचा था अड़ोसी पड़ोसी आ जाए, मम्मी का एक ही काम, बेटा वो इंग्लिश वाली पोयम सुनाना। और बेटे ने 250 बार सुनाई है हर बच्चे ने, जॉनी जॉनी यस पापा ऊपर देख के। वो हमारी टंग में है, मसल्स में है। जिस दिन हमने पढ़ाई को ब्रेन के साथ साथ मसल्स मेमोरी इन्वॉल्व करनी शुरू कर दी। मैं बच्चों से एक उदाहरण लेता हूँ कि टीचर पढ़ाते हैं और आप पढ़ते हैं, घर जाके याद कौन करता है, बच्चे या टीचर? बच्चे। 4 दिन बाद भूलता कौन है? बच्चे। भूलना किसको चाहिए? टीचर, जिन्होंने घर जाके याद ही नहीं किया। अब बताइए आशुतोष भाई टीचर क्यों नहीं बोलते? अब ऑब्जर्व करना शुरू कीजिए। टीचर डेली 8 घंटे मसल्स मेमोरी यूज करते हैं पढ़ाई में। प्रैक्टिस कैसे? बोर्ड पे लिखने के लिए टीचर को क्या लगेगी? हाथ क्या है? मसल्स है। हाथ क्या है? मसल्स है। और टीचर को 8 घंटे बोल बोल के पढ़ाना पड़ेगा। बोलने में कौन सी मेमोरी यूज होगी? जिस दिन बच्चे ने मसल्स मेमोरी यूज कर दी उसे याद ही नहीं करना पड़ेगा। क्या बात है। एक और इसका प्रैक्टिकल फिर कंक्लूड करता हूँ इस वाले टॉपिक को, इस वाले पॉइंट को, कि आप कभी, मम्मी सब्जी लेने भेजती है हमको और मम्मी 4 सब्जी बता के भेजती है। हम बाजार में पहुंचते हैं, सब्जी वाले की दुकान पे खड़े होते हैं, सब्जी वाले की दुकान के सामने जाते ही ऊपर मुंह करके क्या बताया था? आप भूल गए? मम्मी क्यों नहीं भूली? मम्मी से पलट के आप फोन करते हो, मम्मी क्या सब्जी बताई थी? मेरा सवाल, मम्मी क्यों नहीं भूली? जबकि 90% केस में अगर बात करूं, जो अभी अब भारत की स्थिति की बात करूं, 90% केस में मम्मी कम पढ़ी लिखी है, पर मम्मी नहीं भूल रही। कारण जानते हैं? मम्मी ने बताया है और हमने सुना था। हमारे एजुकेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हमारा बच्चा सुन के सीख रहा है और जो सुनेगा वो भूल जाएगा, जो बताएगा वो कभी नहीं भूलता। कभी किसी को उधार दिया या लिया है आपने? हाँ। नहीं दिया लिया तो फिर भी कॉमन सेंस का सवाल पूछता हूँ, देने वाला भूल जाता है कुछ समय बाद या लेने वाला? लेने वाला। देने वाला कभी देने वाला कभी नहीं भूलता। आपको मैं 10 साल बाद भी मिलूंगा तो आप पता है मुझसे क्या बोलेंगे? सर उस दिन आप हमारे यहाँ आए थे, पॉडकास्ट में आए थे, आपने वाइन कलर का सूट पहन रखा था, पिंक कलर की शर्ट पहन रखी थी, ब्राउन कलर के जूते थे, ब्राउन कलर की घड़ी थी, काले रंग की जुर्राब थी। उस दिन मैंने आपको 500 रुपए नहीं दिए थे। देने वाले को जुर्राब का रंग भी याद है और लेने वाले का डायलॉग बताना, हाँ मैं कब आया था? लेने वाला भूल गया। हमारे बच्चे के साथ पढ़ाई में सबसे बड़ा चैलेंज ये है, क्लास में टीचर भी होते हैं डेली और बच्चा भी होता है। बताइए पढ़ाई देता कौन है? टीचर देता है, देने वाला कभी नहीं बोलेगा। सर इसका कोई सॉल्यूशन दीजिए। मतलब पढ़ाई लेता कौन है? बच्चा। यही सॉल्यूशन है। जिस दिन बच्चा पढ़ाई लेने वाले की जगह देने वाला बन गया, जिस दिन बच्चा पढ़ाई बताने लगा,
मैं बच्चों से बोलता हूँ आपको कुछ नहीं करना, घर जाइए, जो यहाँ पढ़ा है उसे किसी को जाकर बता दीजिए। मुझे लगता है हमारे भारतीय घरों में दंत कथाएं भी चलती हैं कि दूसरों को पढ़ाओगे अपना फलित होगा। बिल्कुल, तो एक्चुअली मसल ये प्रैक्टिकल है। अच्छा, बच्चे बोलते हैं सर किसको बताएं, घर वाले तो सुनते ही नहीं। तो मैं बोलता हूँ कि आपने एक मुहावरा सुना है, दीवारों के भी कान होते हैं, तो इनके कानों का चार डलेगा। सोचिए भगवान ने दीवारों के कान क्यों बनाए होंगे। बहुत प्रैक्टिकल, बहुत सरलता से समझाऊंगा सारी चीजें। दीवारों के कान भगवान ने क्यों बनाए थे, ताकि हमारी प्रैक्टिस करवाएं। तो मैं तो कहता हूँ दीवार को जाके बताओ, जो कुछ पढ़ा हो दीवार के पास जाके खड़े हो जाओ। दीवार थोड़ा सा पढ़ाई को इंटरेस्टिंग भी बना लीजिए ना, बोरिंग पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाइए। दीवार से जाके कहिए, बहन तुझे एक बात बताऊं, प्लूरल के साथ डू लगता है, सिंगुलर के साथ डज लगता है, किसी से कहना मत। दीवार में एक शब्द पे गौर करा आपने आशुतोष भाई, दीवार में एक शब्द आया दी, और हम सिस्टर को दीदी बोलते हैं, और दीदी को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, दी। तो मैं बच्चों से कहता हूँ आज के बाद दीवार आपकी दीदी है। और घर में एक चीज और भी है, आईना। और मराठी में आई किसको बोलते हैं, माता को। मैं कहता हूँ आईना आज के बाद आपकी मम्मी है, और दीवार आपकी सिस्टर है। जो कुछ कहीं भी पढ़ाया जाए मम्मी को और सिस्टर को, बहन को बता दीजिए, मम्मी को जिंदगी में भूल जाए तो बताइए। मसल्स मेमोरी यूज कीजिए, मसल्स मेमोरी इन्वॉल्व करिए पढ़ाई में। जी सर, आपकी भूलने की समस्या खत्म हो जाएगी। बहुत ही शानदार तरीके से सर आपने इसका आंसर किया। मुझे लगता है कि बहुत वैल्यू ऐड होगी, मतलब जो स्टूडेंट्स अगर इसको सुन रहे होंगे, रियली बहुत ज्यादा वैल्यू एडिशन। मतलब मुझे ये भी फील हो रहा है ना कि जैसे मैंने आपको पहले यहाँ पॉडकास्ट पे इन्वाइट करने से पहले आपको मैंने पढ़ा था, आपको मैंने सुना था, तो जो चीजें मैंने आपके बारे में सुनी थी वो मैं प्रत्यक्ष यहाँ पे फील कर पा रहा हूँ। इतना इजी कर दिया आपने सारी चीजों को। सर मेरे दिमाग में एक दो प्रश्न और रह गए, मैं उनको चाहता हूँ कि मैं सर, जो हमने बच्चों की बात की, तो बच्चों के अगर उत्थान की बात करें तो उसमें कहीं ना कहीं पेरेंट्स और फैमिली का भी योगदान बहुत बड़ा हो जाता है। तो मैं चाहता हूं कि वो एस्पेक्ट भी आप एक बार टच करें कि कैसे एक फैमिली जरूरी हो जाती है एक स्टूडेंट के सक्सेस के लिए। ये तो आपने कमाल का सवाल पूछ लिया आशुतोष भाई। मैं तो पेरेंट्स से बड़ी रिक्वेस्ट करता हूँ। पेरेंट्स बच्चों से बोलते हैं तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, तुझ पे ये नहीं आता, तुझ पे वो नहीं आता। तो मैं हर पेरेंट्स से ये बोलता हूँ कि आपका बच्चा क्या नहीं कर सकता, ये बताने के लिए तो रिश्तेदार और पड़ोसी है ना। तुम इस काम में क्यों लगे हुए हो, कम से कम आप तो अपने बच्चों को ये बता दो कि वो ये कर सकता है। क्या बात है। आपको उसे ये बताने की, आपका ही बच्चा है ना, तो उसको ये क्यों बताते फिर रहे हो कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते। बल्कि इतना अच्छा आपने इंटरेस्टिंग टॉपिक मुझे दिला दिया। मेरा एक टॉपिक है जिस पर मैं कहता हूँ, आपने सुना कामयाब होना किसका खेल नहीं है। एक मुहावरा है, किस्मत का, बच्चे और बड़े बच्चों का कामयाब होना बच्चों का खेल नहीं है। और आशुतोष भाई मैं कहता हूँ कि कामयाब होना बड़ों का खेल नहीं है। कामयाब होना खेल ही बच्चों का है। समझाता हूँ, सिद्ध करता हूँ कैसे जी। कामयाब होने के लिए पॉजिटिविटी चाहिए, नेगेटिविटी। पॉजिटिविटी, एनर्जी कम चाहिए या ज्यादा चाहिए? ज्यादा चाहिए। सकारात्मकता किसमें ज्यादा होती है, बड़ों में या बच्चों में? बच्चों में। आपने कभी किसी 1.5, 2, 2.5 साल के बच्चे को माथे पे हाथ रख के ये बोलते सुना है, फिर तो किस्मत ही खराब है, गलत घर में पैदा हो गया? जब वही बच्चा 17-18 साल का होता है, दिन में 4 बार बोलता है इस घर में पैदा हो गए, अम्मा नहीं गए पैदा हो जाते। तो नेगेटिविटी बड़ों में ज्यादा होती है, बच्चों में तो क्या होती है, पॉजिटिविटी। आप कभी बच्चों के डायलॉग सुनना, छोटे से बच्चे को क्या बनोगे, डॉक्टर बनूंगा। छोटे बच्चे से 3 साल की उम्र में पूछना क्या बनोगे, डॉक्टर बनूंगा। 8 साल की उम्र में क्या बनोगे जी, मैं जी इंजीनियर बनूंगा जी। 15 साल की उम्र में क्या बनोगे जी, सर कंडक्टर की कहीं लग जाए तो हम तो काम चला लेंगे। जो बच्चा शुरू में, मैं तो कई बार एग्जांपल देता हूँ। छोटा सा, जब बच्चा छोटा था माँ बाप से क्या मांग रहा था, चांद ला के दो, चांद की डिमांड थी। तो ये छोटा सा बच्चा जो चांद मांग रहा है, तो बड़े होते होते तो ये मंगल ग्रह पे चला जाना चाहिए। देखते हैं कहाँ जाता है। बच्चे की उम्र 2.5-3 साल, सर पापा चांद ला के दो, मम्मी चांद ला के दो। बच्चे की उम्र 4-4.5 साल, पापा जी वो रिमोट वाला हेलीकॉप्टर ला दो। चांद से कहाँ गया, हेलीकॉप्टर आसमान में नीचे उतर आया। बच्चे की उम्र 5-5.5 साल, पापा जी रिमोट वाली कार ला दो। हवा से भी कहाँ गया, आसमान से भी कहाँ गया, जमीन पे। बच्चे की उम्र 6-6.5 साल, वो रिमोट वाली जो 2 व्हीलर आते हैं, बाइक मोटरसाइकिल ला दो, रिमोट वाली। 4 पहिए से भी कहाँ गया, 2 पहिए पे। उम्र 8-9 साल, पापा जी साइकिल ला दो। मोटरसाइकिल में से भी क्या निकल गई, साइकिल। बच्चे की उम्र 17-18 साल, पापा जी किराए के पैसे दे दो, बस से ही चला जाऊंगा। जो बच्चे की शुरुआत मंगल ग्रह से हुई थी, बड़े होते होते। और मैं आशुतोष भाई जिस पॉइंट पे लाना चाह रहा हूँ, ये नेगेटिविटी पता है बच्चे के अंदर कहाँ से आई है, बड़ों से।
मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें ये लिख रहा था कि 18 साल की उम्र तक हर बच्चा 56,000 बार ये सुन चुका होता है, तुम ये नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते। आप कभी घरों में नोटिस कीजिएगा, एक छोटा सा बच्चा बेड पे, सोफा पे, जमीन पे कूद रहा है, बेड से सोफा, सोफा से जमीन, जमीन सोफा, बेड, 15-20 मिनट, आधे घंटे तक कूदता रहेगा, वो कभी नहीं गिरेगा। फिर तभी अंदर से मम्मी आएगी, नहीं बाबू, नहीं बेटा, ऐसा नहीं करते, गिर जाओगे। ठीक 30 सेकंड में बच्चा गिर जाता होगा। अच्छा, गिरने का भी ऑप्शन था। ये गिरने का ऑप्शन दिमाग में डाला किसने? ये नेगेटिविटी घुसाई किसने? हमने। तो मैं तो हर पेरेंट से, पेरेंट का तो बहुत बड़ा रोल है, मैं तो इन पेरेंट्स से कहता हूँ कि इन बच्चों को ये मत बताओ क्या नहीं कर सकते, उसके लिए तो रिश्तेदार हैं। कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन की सीडिंग वहीं से शुरू हो जाती है। बिल्कुल हो जाती है, डेफिनेटली है। जिस बच्चे को हम माफी के साथ एक उदाहरण दे रहा हूँ, आप समझिए हम कर क्या रहे हैं और फिर एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं। हम कई बार स्कूल्स में जाते हैं, मैं माफी के साथ इस उदाहरण को दे रहा हूँ, कई बार स्कूल्स में जाते हैं और कई बार हमसे टीचर्स बोलते हैं कि सर हमारे बच्चा बोलता नहीं, आप थोड़ा सा इसको मोटिवेट कर दो, आप इसको ना बोलने के लिए थोड़ा कॉन्फिडेंट कर दो, मोटिवेट कर दो। मैंने कहा सर सही बताना, पिछले 8 साल से आप इसको बैठाने में लगे हुए थे, जिसने जब जब खड़े होकर सवाल पूछने की कोशिश करी थी आपने क्या डाल, नीचे बैठ जाओ, चुप बैठ जाओ, ध्यान से सुनो, चुप बैठ जाओ, ध्यान से सुनो, चुप बैठ जाओ। जिसे 8 साल आपने चुप बैठवाया है नीचे, अब हमसे 8 मिनट में चाह रहे हो कि इसको खड़ा करवा दें। जिसको आपने 56,000 बार ये बता दिया तुम ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, फिर ये चाह रहे हो कि कॉलेज वाले इसको मोटिवेट कर दे, मोटिवेशनल इसको मोटिवेट कर दे। इनको रिस्क लेने, मैं हर पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनको इतना भी कमजोर मत बनाइए, इनको इतना भी मत डराइए। मैं तो हर पेरेंट्स से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि हवा के रुख पे छोड़ दे, जलना सीख जाएगा और बच्चा लड़खड़ाएगा तो चलना सीख जाएगा। लड़खड़ाने ही नहीं दे रहे उनको, रिस्क ही नहीं, इतना सा रिस्क नहीं लेने दे रहे। टमाटर भी नहीं खरीदने देते हैं, क्या बोले, नहीं नहीं तुम गलत टमाटर चुन लोगे। मैंने जिस दिन ये गलत करियर चुन लेगा तब क्या कर लोगे? और नहीं नहीं बेटे तुम गलत कपड़े चुन लोगी, जिस दिन ये गलत लाइफ पार्टनर चुन लेगी तब क्या कर लेंगे जी। इन बच्चों को रिस्क लेने दीजिए, लड़खड़ाने दीजिए, गलतियां, अच्छा बचपन से लेकर बिल्कुल रिस्क नहीं लेने देंगे, फिर बड़े होने पर उनका एडमिशन MBA में कराएंगे और स्ट्रीम कौन सी दिलवाएंगे? रिस्क मैनेजमेंट। मैंने कहा अब ये जरूर रिस्क मैनेज कर लेगा। मैं हर पेरेंट से कहता हूँ कि MBA की असली डिफिनेशन मैं आपको बताता हूँ। MBA का मतलब है आशुतोष भाई, MBA, माँ बाप की एकेडमी। जिस बच्चे ने माँ बाप की एकेडमी में कुछ नहीं सीखा, वो धरती पे दुनिया की किसी एकेडमी पे कुछ नहीं सीख पाएगा। तो मैं तो हर पेरेंट से कहता हूँ कि अपने बच्चों को गिरने दीजिए, लड़खड़ाने दीजिए, उनमें कौन चोट लग जाएगी, क्या होगा ज्यादा, पर उस प्रोसेस से तो गुजरेंगे, कॉन्फिडेंट तो बने। उन्हें इतना कमजोर, इतना छुई मुई मत बनाइए कि जिस दिन वो दुनिया की सच्चाई का सामना करें, दुनिया की चुनौतियों का सामना करें, पहली चुनौतियों में ढेर हो जाएं, पहले ही घबरा जाएं। तो मैं तो इन पेरेंट्स से इतना तो रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने बच्चों को थोड़ा सा गिरने दीजिए, थोड़ा चोट खाने दीजिए, थोड़ा लड़खड़ाने दीजिए, और फिर देखिए वो क्या कमाल करके दिखाते हैं। मंत्रमुग्ध हूं मैं सर। सर मैं एक आखिरी चीज मैं चाहूंगा, आप एकदम इसको बहुत ही शॉर्ट में हम लोग को एक बार इसके ऊपर मार्गदर्शन करें। हम लोग सारी चीजें किस्मत के जरिए छोड़ देते हैं, बोल देते हैं, कोस देते हैं किस्मत को कि ये चीज नहीं हुई तो इसमें किस्मत का दोष है जी। आपने हमारी पॉडकास्ट से पहले हम लोग कन्वर्सेशन कर रहे थे, आपने एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल दिया कि गैस पे दूध चढ़ा हुआ है, अगर वो दूध उबल कर गिर गया, हमने बोला ये भगवान ये क्यों कर दिया। हमने जब घरों में हमने इतनी छोटी चीजों के लिए भी ऊपर दोष देना शुरू कर दिया, किस्मत को कोसना शुरू कर दिया, तो ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है सर? आशुतोष भाई देखो, इसमें भी मैं हीरो नहीं बनना हमने को। आप या तो 2 तरह के लोग मिलते हैं, बोले किस्मत मानते हो, बोले नहीं मानता, या बोले हाँ जी मैं तो मानता हूँ। मुझसे लोग पूछते हैं सर अमर भाई आप किस्मत में भरोसा करते हैं क्या? मैं उन्हें लगता है मोटिवेशनल स्पीकर है, इनका जवाब आएगा नहीं। मैं कहता हूँ बिल्कुल भरोसा करता हूँ। बोले यार आप तो मोटिवेशनल स्पीकर हो। तो मैं इनसे कहता हूँ बिल्कुल भाई मैं किस्मत में भरोसा करता हूँ, पर मैं किस्मत के भरोसे नहीं रहता। हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हम भरोसा करते हैं तो उसी के भरोसे बैठ जाते हैं। मुझसे एक बार मेरे एक साथी ने मुझसे एक लाइन बोली कि यार अमर भाई हम तो आपके भरोसे बैठे थे। मैंने कहा यार तुम मेरे भरोसे चले क्यों नहीं, तुम मेरे भरोसे बैठे क्यों थे? फिर तो यही समझ में नहीं आ रहा। जब तुम मेरे भरोसे थे तो मेरे भरोसे चल लेते। हम देखो, मैं कोई किताबी बात नहीं करूंगा कि किस्मत होती है नहीं होती, मैं इसे डिबेट में पढ़ूंगा ही नहीं। मैं तो ये कहता हूं कि अगर आप 99% किस्मत को मानते हैं तो भी मान लीजिए, 1% मानते हैं तो भी मान लीजिए। बस मेरा उदाहरण ये है, मेरी बात ये है कि वो जो 99 रुपीज भी है ना, जो अगर 99% भी मान रहे हो तो वो 99% ना
आपके बैंक अकाउंट में पड़े हुए उन 99 रुपए की तरह है जो अकाउंट में शो तो होंगे, पर एटीएम से तब तक नहीं निकलेंगे जब तक 1 रुपया मेहनत का ना मिला के उसे सो ना कर दें आप। वो विड्रॉल नहीं हो पाएगा, तो उस पैसे का करना क्या जो विड्रॉल ही नहीं हो रहा। exactly. तो मैं कहता हूँ आप 1 मानते हैं तो उसमें 99 मेहनत मिला दें, आप 99 मानते तो भी 1 रुपया मेहनत का तो मिलाना पड़ेगा। रही बात किस्मत खराब है मेरी, ये किस्मत है, आपने लोगों को सुना होगा ना, ऐसी बात डायलॉग सुना होगा, वक्त से पहले और वक्त से ज्यादा, किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। और ये कहीं लिखा भी देखा होगा आपने जी, किन याद, बसों गाड़ियों के पीछे, बसों पे, ट्रकों पे, ऑटो पे, लोडिंग पे। कभी किसी BMW के पीछे लिखा देगा, मर्सिडीज के पीछे लिखा देगा, हवाई जहाज के पीछे लिखा देगा। वो जानते हैं वक्त से पहले भी मिलता है और किस्मत से ज्यादा भी मिलता है। शानदार। फिर ऑटो वाले, मैं यहाँ ऑटो से मतलब यहाँ मेरा ऑटो नहीं है, वो मेहनत कर रहे हैं, मैं दूसरी सेंस में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वहीं क्यों लिखा हुआ है। एक्चुअली अमर चौधरी अपने घर से निकला, बड़ी डायलॉग बाजी करके मुझे हमने उसको बहाने के तौर पर यूज करना शुरू कर दिया। एक्चुअली अमर चौधरी अपने घर से निकला, इंदौर पहुंच गया और अमर की हालत खराब है, अमर ऑटो चला रहा है और अमर को पता है दुनिया बहुत छोटी है, किसी दिन कोई ना कोई रिश्तेदार जान पहचान का दोस्त का तो टकरा जाएगा। और आशुतोष जी अचानक अमर को मिलते हैं और अमर से बोलते हैं अमर भाई आपकी हालत कैसे हो गई। और अमर चौधरी ने पीछे लिखवाया हुआ है, फिर अमर चौधरी बोलता है पीछे तो देखो पीछे, और पीछे लिखा हुआ है वक्त से पहले किस्मत से ज्यादा। मैं लोगों से ये कहता हूँ, मैं भी बहुत यकीन करता हूँ, पर मेरा एक सवाल है। अच्छा अजीब वो गरीब बात देखिए, 90% लोगों को आपने क्या बोलते हुए देखा, किस्मत अच्छी है बुरी है? बुरी है। मेरी किस्मत क्या, अपने लिए क्या बोलते हो? बुरी है किस्मत। मेरा एक सवाल है, एक तो आप कह रहे हैं कि मेरी किस्मत बुरी है, और ये मैं पहले ऐसे धरती पे लोग देख रहा हूं जो उस बुरी चीज के भरोसे भी बैठे हैं। कल मेरा एग्जाम है और मुझे मालूम है कि मेरी बाइक खराब है, तो फिर मुझे सुबह क्या करना चाहिए बताइए जरा। अगर मैं 6 बजे उठता तो अब तो मुझे 4 बजे उठ जाना चाहिए। बिल्कुल। मुझे 4:30 बजे घर से निकल जाना चाहिए जी। मुझे चौराहे पे पहुंच जाना चाहिए, ऑटो पकड़ लेना चाहिए, कोई और सवारी ले लेनी चाहिए। जब मुझे मालूम था कि मेरी किस्मत खराब है तो फिर मुझे मालूम था मेरी बाइक खराब है, तो फिर मैं उसके भरोसे बैठा ही क्यों हूं। चलिए मैं तो लोगों की मान लेता हूं। देखो मैं मानता हूं कहीं पे जाना है और 2 बस हैं, एक बस है किस्मत की और एक बस है मेहनत की। मैंने मान लिया आपकी किस्मत नाम की बस छूट गई, आपकी जिंदगी में किस्मत नाम की बस नहीं मिली, तो मैं कहता हूँ मुझे मेहनत वाली बस से चले जाओ जी। हो सकता है वो थोड़ा घूम के जाती हो सकता है वो धचकियों में से निकलती हो सकता है उस रास्ते में गड्ढे ज्यादा हो सकता किराया ज्यादा हो, पर पहुंचा तो वहीं देगी जहां आप जाना चाह रहे थे। तो मैं तो किस्मत को इस तरीके से देखता हूँ। सर बहुत ही बेहतरीन बातचीत हुई आज आपके साथ, मतलब मुझे तो सच में मज़ा आ गया। मुझे डेफिनेटली यकीन है कि जनता तक भी जब ये बातचीत पहुंचेगी इस रिकॉर्डिंग के माध्यम से तो उनको भी बहुत ज़्यादा आनंद आएगा। और सबसे बड़ी बात जो आपने जितनी सारी बातें बोली और जितनी सरलता के साथ और जो एग्जाम्पल्स के साथ बताया है, बड़ी बड़ी बातों को बहुत ही सूक्ष्म तरीके से और बहुत ही सरल शब्दों में जो पिरो के आपने पहुँचाया बात, वो बहुत ही एकदम लाजवाब शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद, मज़ा आ गया वो सुन के। और दूसरी बात, आपने बीच में बोला कि चुनाव करना बहुत ज़रूरी है, बच्चों को डिसीजन लेने दीजिए, और आपने बीच में हनुमान जी का भी कोट किया था। मुझे एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ याद आ रही है। मैं पॉडकास्ट को जब पूरा ही पॉडकास्ट मैंने क्योंकि फील किया है, मैंने जिया इस पॉडकास्ट को, मैं यहाँ पे लाइव में सुन रहा हूँ, सर के साथ बातचीत कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने एक प्रॉब्लम रखा था, साथ में हम लोग एक टनल से निकले, सारी जगह से हम लोग निकल के वापस एक जगह पहुंचे, मतलब हमने सारी सॉल्यूशन डिस्कशन किया, उसके बाद फाइनल एक सॉल्यूशन तक पहुंचे। अल्टीमेटली मैं आप लोगों से भी कहना चाहूंगा कि अपनी लाइफ के डिसीजंस लीजिए, रिस्क लीजिए, पॉजिटिव रहिए, और अपने आसपास हो सकता है कि जो नेगेटिव लोगों से घिरे हुए हैं उनको इग्नोर करिए। बहुत सारी चीज़ें दुनिया में करने के लिए जो आपको पॉजिटिविटी दे सकती हैं, उनसे घिरे रहिए। और साथ में मैं एक हनुमान जी वाली चीज़ें कह रहा था कि अपनी आप जब डिसीजन लेते हैं, क्या श्री राम को नहीं पता था कि उनके राह में कितने सारी दुविधाएं आने वाली हैं? पता था, लेकिन उन्होंने डिसीजन लेने दिया। जब उन्होंने उड़ान लगाई उस पर्वत से, तब उनको बीच में मिला सुमेरु, वहां रुके हनुमान जी नहीं, वो उनके लिए वो बाधा थी, उसको पार किया। लंका पहुंचे, वहां पे लंकिनी मिल गई, वो भी बाधा थी, उसको भी पार किया।
श्री राम जी को पता था कि इतनी सारी दिक्कतें मिलने वाली हैं, वो अपने बच्चे को कैसे भेज देंगे? उन्होंने बोला कि जा अपना डिसीजन ले, वो काम करके आई सफलतापूर्वक। तो मुझे लगता है कि डिसीजन लेना चाहिए बच्चों को। पॉडकास्ट के बहुत लंबा हो चुका है, नहीं तो आशुतोष भाई कमाल की बात तो ये है, राहत इंदौरी साहब का एक शेर है कि ये सहारा ना हो तो परेशान हो जाएं और मुश्किलें जान ही ले ले अगर आशा हो जाए। वाह, ये मुश्किलें ही तो हमें बड़ा बनाती हैं, मुश्किलें ही तो हमें कामयाब करने के लिए। अमर चौधरी सर एकदम शानदार व्यक्तित्व हैं, और मैं इस पॉडकास्ट को मैं मतलब एक शब्द बोलूंगा, इनके पास पूरी कहानी है बताने के लिए, तो मैं इसको खत्म करना चाहता हूं सर। और जितनी जनता को बहुत अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट करिए, अगर सेकंड पार्ट, दूसरा पार्ट चाहिए तो हमारे पास बहुत सारी चीजें अमर सर से सीखने के लिए, एंड डेफिनेटली वो आएंगे और हम लोग बहुत ही एक शानदार बातचीत कर सकते हैं। अंत में क्लोज करते हुए मैं 4 लाइनें सर आपको समर्पित करता हूं और हमारे दर्शकों को भी, कि सर ने बहुत सारी चीजें इतनी सरल बना दी है ना, तो वही चीजें मैं आप लोग तक पहुंचाता हूं कि नजर के नजरिए से जरा नजदीक से देखो तो कठोर पत्थर भी नाजुक नजर आता है। ये तो नजर की बात है कि कौन किसे किस नजर से अपनी नजर में लाता है। बहुत बढ़िया आशुतोष भाई। सो इसी के साथ यकीन जानिए जितना आनंद आपको आया उतना ही आनंद मुझे आपसे मिलकर आया। मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।